हेलो, नमस्कार, वंदनकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE एंड नीट में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया चैप्टर जिसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। पहले मैं आपको ये बात बता दूं, आपके मन में आ रहा होगा सर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में सर्कुलर मोशन, बैंकिंग ऑफ रोड, ये सब क्यों नहीं पढ़ाया? छोड़ दिया क्या? उड़ा दिया क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। वर्क, एनर्जी एंड पावर को पढ़ने के बाद मैं आपको सर्कुलर मोशन पढ़ाऊंगा। मेरा थोड़ा पढ़ाने का तरीका इसी तरीके से है, तो प्लीज आप उस चीज को समझिएगा, मुझ पर विश्वास रखिए, सब कुछ आपको पढ़ा दूंगा। थोड़ा तरीका अलग है तो आप उस तरीका पर क्या करिए, भरोसा रखिए, बस और कुछ मत करिए, सब मैं आपको बता दूंगा। इसलिए मैं पहले से डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि छोड़ा नहीं है, उसको मैं वर्क, एनर्जी एंड पावर के बाद पढ़ाने वाला हूं। क्या ये बात आपको एकदम क्लियर हो गई? जी सर, क्लियर हो गई। सर ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ोगे ना, तो वहां पर एनर्जी का कंसेप्ट आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट आ जाएगा। तो इसलिए अभी तक हमने पोटेंशियल एनर्जी की एज सच कोई बात करी नहीं है, काइनेटिक एनर्जी की एज सच कुछ बात करी नहीं है, वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में हमने अभी तक कुछ समझा नहीं है। इसलिए मैंने थोड़ा सा बोला है कि थांबा 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 थांबा, पढ़ेंगे, वो भी पढ़ेंगे, है ना। क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करते रहिए, उसकी कमी मैं नहीं रखने दूंगा। हाँ देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि एक आध कंसेप्ट ऐसे हो जो आपको शायद लेक्चर में ना दिखे, लेकिन उसका क्वेश्चन आपको मिल जाए, तो हम वहीं पर उस कंसेप्ट को क्या कर देंगे, ध्वस्त कर देंगे। आप बस भरोसा बनाए रखें, है ना, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही बढ़िया फ्लो में हम पढ़ते जाएंगे हर चैप्टर को। क्लियर है? ओके। आपका स्वागत मैं ऑलरेडी कर चुका हूं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जो कंप्लीटली फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है। फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज किया गया हो, कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है। ये तो मैं छाती ठोक कर बोल सकता हूं। मैं क्या, हर फैकल्टी जो मैग्नेट ब्रेन से एसोसिएटेड है वो छाती ठोक कर ये बात बोल सकता है कि आप हमारा कंटेंट किसी से भी कंपेयर करके दे सकते हैं, रिपोर्ट्स हमारी ही अच्छी मिलेगी। ठीक है ना? ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। ये लेक्चर एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर होने वाला है ना। हम समझेंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे, निकालेंगे इस लेक्चर से बाहर, नोट्स बनाना चालू करेंगे। जो बच्चे नोट्स बनाना चाहते हैं वो बनाएं, जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और जो चाहते हैं कि नहीं सर हम तो आपके नोट्स ही लेना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। आपके लिए हमने सारे ऑप्शन, सारे दरवाजे खुले रखे हैं। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। यार ये वही मॉड्यूल है जो मैग्नेट ब्रेन्स ने आपके लिए प्रिपेयर करके रखा है, और बहुत अच्छी खुशखबरी है कि आपके लिए प्लेटफॉर्म बन रहा है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की बात जो हमने आपसे की थी, वो प्लेटफॉर्म भी अब आपके सामने आने वाला है। देखिए हम क्या हैं, खुद पे ही डिपेंडेंट है, हम कहीं बाहर से फंडेड तो है नहीं, ऑब्वियस सी बात है ना यार, है ना। हम ऐसे तो नहीं है कि बच्चों को बोलते हैं ना कुछ भी पैकेज बनाकर दे दिया, कुछ भी, हम वैसा नहीं करते, है ना। हम खुद ही मेहनत कर रहे हैं, खुद ही सब कुछ कर रहे हैं, खुद ही चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं। हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो हम खुद ही बनाते हैं, तो हम थोड़ा सा टाइम हमें लग जाता है बिल्कुल, लेकिन आपका सपोर्ट अगर बना रहेगा तो हम ये चीज़ें और भी अच्छी क्वालिटी के साथ लेकर आते रहेंगे। ठीक है ना? हम आपको प्रोवाइड कराते हैं टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ हर लेक्चर के साथ। डिस्क्रिप्शन में आपको PDF मिल जाती है DPP की, वो आप डाउनलोड करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। अगर आपको बन जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं बनती है तो फिर आप क्या करेंगे, DPP का वीडियो सोल्यूशन आएगा, उसको देखेंगे, चैप्टर वाइज MCQs देखेंगे, PYQs आपके लिए कराए जाएंगे, डाउट सॉल्विंग सेशन अब आपके लिए होने लगे हैं। हम सोच रहे हैं कि अब जैसे आपने देखा होगा गूगल मीट पे हमने एक सेशन किया था, बहुत अच्छा सेशन गया था, वैसे ही हम आप लोगों से मिलते रहेंगे गूगल मीट पर भी, और चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन का भी प्रोविजन हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। ओके, तो स्टार्ट करें? हाँ सर, स्टार्ट करते हैं वर्क से। देखो ज्यादा इधर की बातें हम नहीं करेंगे। देखो मुझसे ना बहुत सारे बच्चे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि सर हम 11th वाले वीडियोस देखें क्या आपके मैग्नेट ब्रेन्स के जो चैनल पर है। देखो अगर आपने देख लिए हैं तो वेल एंड गुड, या आपने अगर पहले प्रिपरेशन करी है, पहले प्रिपरेशन मतलब अगर आपने कोई कहीं और पढ़ा वढ़ा है, हाँ, तो मैं ऐसा बोलता हूँ, देखो CBSE की प्रिपरेशन बिल्कुल मैं मानता हूँ और नीट की प्रिपरेशन बिल्कुल मैं मानता हूँ, अलग अलग है, बिल्कुल मैं मानता हूँ, है ना, लेकिन इतनी भी अलग नहीं है। सिलेबस तो सेम है, हमको पढ़ना तो दोनों चीजें बराबरी से है, थ्योरी तो बराबरी से पढ़नी है, बस हमको क्या करना है, अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस बढ़ा देनी है नीट के हिसाब से, कंसेप्ट को थोड़ा सा और अच्छे से क्या बोलते हैं, पॉलिश करना है ना। ओके, तो अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि आपको ये चीज पता होनी चाहिए, तो मैं आपसे एक्चुअली एक्सपेक्ट ये करता हूं इतनी सी बात कि आपको थोड़ा सा ना क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा अलग तरीके से समझना पड़ेगा चीज़ों को। नहीं आई बात समझ में? नहीं। देखो CBSE के लिए जब हम पढ़ते हैं, अपने बोर्ड्स के लिए या अपने स्कूल एग्जामिनेशन के लिए जब हम पढ़ते हैं, तो हमारी अप्रोच थोड़ी अलग होती है ना। वो अप्रोच हमको थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी नीट एग्जामिनेशन के लिए। बस मैं इतनी बात करता हूँ कि आपको खुद ये फील करना पड़ेगा कि आप नीट का एग्जाम निकाल चुके हैं, बस ये माइंडसेट आपको रखना है।
आपको स्मार्ट बनना है, समझ रहे हो? देखो मेहनत घोड़ा भी करता है, मेहनत गधा भी करता है, लेकिन गधे को गधा बोला जाता है, घोड़े को घोड़ा बोला जाता है। तो हमको गधे वाली मेहनत नहीं करनी कि लगे हुए हैं करे जा रहे हैं मेहनत, ना 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 ना, हमको ऐसी मेहनत करनी है जो हमको घोड़ा बनाए और रेस में जिताए, ठीक है ना? आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो। हमको थोड़ा सा स्मार्ट बनना है ना? हम पहले बहुत सारी चीजें पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। मुझे हो सकता है कि जब मैं आपको सीबीएसई में कोई चीज पढ़ाता हूँ, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है बेटा, हमको 12th भी कवर करनी है, हमको 11th भी कवर करनी है, तो सिलेबस बहुत वास्ट है। पहले मैं क्या करता हूं, अगर मैं सीबीएसई में पढ़ा रहा था तो मैं वहां पर एक कंसेप्ट को 4 एग्जांपल से समझाता था, है ना? क्योंकि ठीक है, हमें सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पर फोकस करना था। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें सिंगेज भी देखनी पड़ेगी, मुझे वहां से थ्योरी भी आपके लिए लानी है, मुझे क्वेश्चंस भी आपके लिए अच्छे निकालना है ना? सारे क्वेश्चंस कवर करने हैं, ठीक है ना? तो मैं ये चाहता हूं कि आप अगर मैं आपको 4 एग्जाम्पल से कोई चीज समझा रहा था, तो अब आप इतने स्मार्ट हो जाओ कि मैं अगर आपको 2 एग्जाम्पल देकर वही चीज समझा रहा हूं कंसेप्ट, तो आपको समझ में आ जाए। मेरा बोलने का मतलब बस इतना होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। योग अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं, अगर शिवम आप ये लेक्चर देख रहे हैं, दीक्षा, डिम्पल और भी बहुत सारे लोग, खुशी, हमारे राहिम आलम, राशिद आलम, है ना? मैं अगर नाम गलत ले रहा हूं तो आई एम सॉरी, लेकिन हाँ, इन लोगों से मेरा कांटेक्ट बना हुआ है, शिवम कुमार, है ना? तो आप लोग समझ रहे हैं ना मेरी बात, मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूं? ठीक है सर, ओके, चलो, वेरी गुड। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को वर्क से। ये देखिए, आपने वो देखा, वो एक चला था बीच में नमक डालने वाले, क्या नाम था यार उनका, नाम भूल गया। वो ऐसे नमक छिड़कते थे, ऐसे करके नमक छिड़कते थे, याद है? देखो आइंस्टीन भाई साहब ने खोज की थी सबसे पहले इसकी। सबसे पहले खोज किसने की थी नमक डालने की? ऐसे आइंस्टाइन भाई साहब ने। मजाक कर रहा हूं, ऐसा नहीं। अच्छा, वर्क क्या अंग्रेजी पढ़ते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं। Whenever a force acting on a body displaces it, work is said to be done by the force। ठीक है, सिंपल सी बात है। जब भी किसी बॉडी पर आप फोर्स लगाओ और वो फोर्स लगने के बाद बॉडी डिस्प्लेस हो जाए अपनी पोजीशन से, तो आप बोलते हो वर्क परफॉर्म हो गया है। ठीक है, हो गया है। नेक्स्ट, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स इज इक्वल टू द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स F अप्लाइड एंड द डिस्प्लेसमेंट D ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। यानी कि यहां पर उसने हमको फॉर्मूला बता दिया है कि वर्क का जो फॉर्मूला है, इट इज नथिंग बट F वेक्टर डॉट D वेक्टर, F वेक्टर डॉट D वेक्टर। अब कई लोग इसको ये भी लिखते हैं F वेक्टर डॉट S वेक्टर, है ना? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। बस याद रखना है कि आपने क्या लिखा हुआ। अरे यार तो बहुत पतला है, इसको थोड़ा मोटा करना पड़ेगा, थोड़ा मोटा करना पड़ेगा, ठीक है ना? ओके, F डॉट D, F डॉट S, ठीक, जिसमें F क्या है, फोर्स है, D क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। ओके, यहां पर आप देख सकते हैं कि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी निकल कर आई है ना? वर्क एक स्केलर क्वांटिटी निकल कर आई है, 2 वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन से एक स्केलर क्वांटिटी मिली है। मतलब ये क्या है, व्हाट इज दिस? दिस इज डॉट प्रोडक्ट। व्हाट इज दिस? दिस इज डॉट प्रोडक्ट, दिस इज डॉट प्रोडक्ट। ओके सर, ये अगर डॉट प्रोडक्ट है तो देखो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वर्क इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं? यहां हम लिख सकते हैं इसको क्या, एफ कॉस थीटा इंटू एस। अब ये सब बताऊंगा आपको, अभी बस फॉर्मूला लिखते चलो, ठीक है ना? ये दोनों फॉर्मूले किसके हैं भैया? वर्क के ही हैं। अब वर्क की बात करें तो वर्क अगर स्केलर क्वांटिटी है तो उसकी कोई यूनिट तो होगी। हाँ सर, वर्क की जो एसआई यूनिट है, वर्क की जो एसआई यूनिट है वो क्या है? न्यूटन मीटर, है ना? जिसको आप क्या बोलते हो? जूल बोलते हो, न्यूटन मीटर या जूल। क्लियर है? ओके, अगर हम बात करें सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में बात करें तो हम बोलते हैं इसको अर्ग, क्या बोलते हैं? ERG, अर्ग, क्या बोलते हैं? ERG, ठीक है ना? अच्छा, 1 जूल जो होता है वो 10 टू द पावर 7 अर्ग के बराबर है, 10 टू द पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। अच्छा, ठीक है। और क्या बात, अगर हम डायमेंशन की बात करें तो वर्क का डायमेंशन क्या होता है? वर्क का डायमेंशन होता है ml² T-2, ठीक है ना? ओके, ये काम की बातें हो गई हमारी सारी। अच्छा, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अच्छा, एक खास बात इस फॉर्मूले की क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूं। खास बात ये है इस फॉर्मूले की कि ये फॉर्मूला आप तभी लगाते हो जब कांस्टेंट फोर्स लग रहा हो। जब फोर्स कैसा लग रहा हो? कांस्टेंट फोर्स लग रहा हो। अगर फोर्स वेरिएबल हो जाता है तो फिर आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। ये जो फॉर्मूला आपने लगाया है सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट फोर्स के केस में ही लगता है। क्या ये बात क्लियर है? हाँ सर, एकदम क्लियर है। अब यार ये सब बातें हमारे पास अब टाइम नहीं है इन सारी बातों पे डिस्कशन करने का कि डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ, मैंने फोर्स लगाया और बॉक्स खिसक गया। ऐसा नहीं कर सकते, अब ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यार अंतर है ना। देखो, कोई भी एग्जाम निकालने से पहले ना आपको माइंडसेट बनाना पड़ता है कि भैया ये एग्जाम
के लिए मैं अपीयर हो रहा हूं, मतलब मेरा भी कुछ लेवल है। समझ रहे हो कि नहीं? सर आप तो लेकिन बोल रहे थे कि जीरो से हीरो। अरे बिल्कुल सही, लेकिन भाई अगर आप कोई चीज बेसिक से पढ़ रहे हो तो आप बेसिक पढ़ के अपना लेवल भी तो बढ़ाओगे ना। अब आ गए हैं ना 6th चैप्टर तक, अब कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वेक्टर बन रहा है ना। कुछ बच्चे मुझसे अभी भी इंस्टाग्राम पे पूछते रहते हैं कि सर 10 40 की वैल्यू कैसे निकाले। चलो ठीक है, अच्छी बात है, आपको नहीं बनना, आप मुझसे पूछ रहे हो, मैं इस पर एक वीडियो भी लेकर आ जाऊंगा। अच्छा आइडिया है, मैंने सोचा कि भाई इस पर आपको एक डिस्कशन होना चाहिए कि 10 30 10 40 की वैल्यू कैसे निकाली जाए। ये बात मैं आपको बता दूंगा ताकि आपकी थोड़ी प्रॉब्लम कम हो जाए। लेकिन ये बच्चे, जो बच्चे मुझसे सवाल पूछ रहे हैं उनको मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूं। क्यों? क्योंकि कम से कम उनको प्रॉब्लम तो आ रही है, वो कुछ कर रहे होंगे तभी तो प्रॉब्लम आ रही है। अब इतने सारे बच्चे जो बस देख के निकल जाते हैं, 10 मिनट वीडियो देखा, अरे यार पिंकी से बात कर ले जरा यार, पिंकी क्या कर रही है? पिंकी घर पहुंची कि नहीं? पिंकी ने खाना, मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया है? मेरे बाबू को प्यास लगी कि नहीं लगी? मेरे बाबू ने पानी पी लिया? ऐसा करने वाले बच्चे अगर है ना तो फिर वो दिक्कत वाली बात हो जाती है, क्योंकि वो नहीं पढ़ते है ना, और फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। जैसे एग्जाम अप्रोच होने लग जाता है, बच्चे मुझसे बोलते हैं सर 3 घंटे में पढ़ा दो ना पूरा, सर 3 दिन में पूरा फिजिक्स पढ़ा दो ना, 11 12 पूरा हमारा रिवीजन करा दो ना। मजाक है क्या? मैं मानता हूँ यूट्यूब पे करा रहे हैं लोग, लेकिन वो कोई फायदेमंद नहीं है। कुछ 3 दिन में अगर आपको पूरा फिजिक्स कोई पढ़ा रहा है तो वो तो भगवान है, मतलब आप उसके चरण छू लो, और मेरे को भी ले चलो तो मैं भी उसके चरण छू लूंगा, है ना, और चरण पकड़ के खींच दूंगा, गिरा दूंगा, बोलूंगा क्यों बेवकूफ बना रहे हो यार बच्चों को, 3 दिन में पूरी फिजिक्स पढ़ा रहे हो, पागल हो क्या है? चलो, तो हम बात कर रहे थे वर्क की। वर्क का फॉर्मूला हमारे पास आ गया है। ये कांस्टेंट फोर्स के केस में ही हम लगा सकते हैं, अगर कांस्टेंट फोर्स नहीं होगा तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। एसआई यूनिट मैंने आपको बता दिया है, डायमेंशन मैंने आपको बता दिया है। एसआई यूनिट में सीजीएस सिस्टम में मैंने दोनों सिस्टम ऑफ यूनिट्स में यूनिट डिस्कस कर ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं कि इस फॉर्मूले का मतलब क्या है। आइए देखिए, रिजॉल्विंग फोर्स एफ फैक्टर इंटू 2 कंपोनेंट्स। अब ये सीधे सीधे लिख दिया, लेकिन क्या भाई डायग्राम तो बनाओ सर। देखिए, अगर मैं एक बॉक्स बनाता हूं, यहां पर क्या बनाता हूं, एक बॉक्स बनाता हूं, ये मैंने एक बॉक्स बना लिया, ठीक, और इस बॉक्स पर एक फोर्स लगा दिया, इस बॉक्स पर मैंने ऐसे फोर्स लगा दिया, ठीक है ना, एफ फोर्स। ये एफ फोर्स लगाने के कारण ये बॉक्स जो है ये थोड़ा आगे खिसक गया। एफ फोर्स लगाने के कारण ये बॉक्स थोड़ा आगे खिसक आया। आपको इस बात से कोई दिक्कत है क्या? सर हमको क्यों दिक्कत होगी, खिसका बॉक्स है, दिक्कत हमें क्यों होगी? ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आओ। मैंने आपसे बोला कि ये यहाँ से एस डिस्प्लेसमेंट करके यहाँ तक आ गया है ना, एस डिस्प्लेसमेंट करके ये यहाँ तक आ गया, ठीक है ना, ओके। ठीक है, चलिए, तो मैं ये बोल सकता हूँ यार कि इस फोर्स के ना 2 कंपोनेंट होने चाहिए, इस फोर्स के 2 कंपोनेंट होंगे। मैंने कहा क्या, कौन कौन से? आपने बोला एक कंपोनेंट होगा इसका ये, ठीक है ना, और एक कंपोनेंट होगा इसका ये, एक कंपोनेंट होगा इसका ये, और एक कंपोनेंट होगा इसका ये, ठीक है। If it is f, this is theta, so this component is nothing but, this component is nothing but f cos theta, and this component is nothing but f sin theta। अब जैसे कई बच्चे बोलते हैं सर ये कैसे कर दिया, सर ये कैसे कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि आपने वेक्टर ही नहीं देखा। आपको वेक्टर का लेक्चर देखना चाहिए मेरे, कि कैसे हम रिजॉल्व करते हैं भाई कंपोनेंट में एक वेक्टर को। ऐसा अगर आप कर रहे हो ना कि आप ये सब नहीं बन रहा है आपको, तो इसमें मेरी गलती तो नहीं है, मुझे ऐसा लगता है आपकी गलती है कि आपने जो मैंने पढ़ाया वो पढ़ा नहीं। अगर आपसे ये नहीं बन रहा और आप 6 चैप्टर आ गए हो तो ना, गलत है। मैं आपकी हिम्मत नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन मैं आपको सच तो दिखाऊंगा। सच क्या है? सच ये है कि अगर आपको अभी तक ये नहीं बन रहा है तो फिर आप नीट के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, या मैं बोलूँ नीट की एग्जाम की प्रिपरेशन आप अप्रोप्रिएट नहीं कर रहे हैं। हर इंसान हर कुछ कर सकता है, सब इंसान सब तरीके की चीजें कर सकते हैं। जाकिर खान भाई साहब ने भी बात बोली है, ये मेरे मन में भी है कि इंसान टैलेंटेड, मैं नहीं मानता ऐसे टैलेंट जैसी कोई चीज होती है यार। बच्चा, लोग या तो सिंसियर होते हैं या तो नहीं होते हैं, समझ रहे हो, या तो लोग सिंसियर होते हैं या तो नहीं होते हैं। जो लोग सिंसियर नहीं होते हैं वो किसी दूसरे काम में सिंसियर होते हैं। जैसे हार्दिक पांड्या को हो सकता है कि भाई मैथ्स में मन नहीं लगता होगा, हो सकता है वो जेई नहीं निकाल पाया, हो सकता है उसने नीट की प्रिपरेशन कभी नहीं करी, बट वो सिंसियर उस डोमेन में नहीं था, वो क्रिकेट को लेकर सिंसियर था। तो देखो क्रिकेट की फील्ड में कितना अच्छा कर रहा है। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? यही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि टैलेंट जैसी कोई चीज नहीं होती मेरे हिसाब से। इंसान जो ठान ले वो काम वो कर सकता है, बस उसको मन लगा कर करे। एक बार सोच ले कि ये काम करना है तो उसमें मन लगना चाहिए। वैसे ही मैं आपको बोल रहा हूं, नीट की प्रिपरेशन करने आ गए हो ना, अब बाकी चीजें छोड़ो, आप पूरा का पूरा टाइम अपना एक बार शिद्दत से टाइम तो देकर देखो।
कल के दिन एग्जाम में अच्छा रिजल्ट आना ना आना आपके हाथ में तो है, भगवान के हाथ में भी है। बहुत सारी चीजें देखो कुदरत में आपके हिसाब से भी होती हैं, कभी कभी चीजें आपके हिसाब से नहीं भी होती। जो चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही है आप ये समझो कि वो चीजें भगवान के हिसाब से हो रही होंगी और भगवान आपका बुरा नहीं चाहता। कुल मिलाकर तो अगर आपने ये बात सोच ली है कि नीट की प्रिपरेशन करना है तो बस करना है भाई, अब लग जाओ, घुस जाओ। कल के दिन आईने के सामने खड़े हो ना तो भाई आईने के सामने खड़े होके अपनी नजरें ना चुरानी पड़े कि यार प्रिपरेशन तो मैंने नहीं करी थी। यार आंखें मिलनी चाहिए आईने में अपने आप से कि यार मैंने तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी थी, रिजल्ट जैसा होगा होगा, लेकिन मैं आज समाज से, अपने मम्मी पापा से, अपने टीचर से और अपने आप से सबसे इंपॉर्टेंट नजर मिला सकता हूं, ये बोल सकता हूं कि मैंने तो भाई कोई कसर नहीं छोड़ी। अब भगवान के ऊपर है, जो भगवान करना चाहेंगे वो होगा, लेकिन मैं अपने आप से एकदम सच्चाई से काम करके आगे बढ़ाऊं। क्लियर है? चलिए वापस आते हैं। तो मैं ये बोल रहा था कि इस बॉक्स पे एफ फोर्स लगाया है थीटा एंगल पर, ये बॉक्स खिसक के यहां पर आ गया, एस डिस्प्लेसमेंट हुआ या डी डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसको डी कर देता हूं। क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ? डी डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, अब यह डी डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, हमसे पूछा जाता है कि बताओ वर्क कितना हुआ होगा। आइए देखिए, अभी आपने फॉर्मूला निकाला, हम बोल रहे हैं रिजॉल्विंग फोर्स ऑफ एफ वेक्टर इनटू टू कंपोनेंट्स कर लिया हमने। एफ कॉस थीटा इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है, एफ कॉस थीटा इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एंड एफ साइन थीटा इज द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो अब जो वर्क डन है उसका फॉर्मूला होता है एफ कॉस थीटा एस या एफ एस कॉस थीटा, ठीक है ना, कॉस थीटा घुमा के आपने इधर लिख दिया, ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, ये सब चीजें तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। ध्यान से सुनना, यहां पर जब आप वर्क डन का फॉर्मूला लिखते हो, कुछ ज्यादा ही पतला हो गया है पेन, जब आप यहां पर वर्क डन का फॉर्मूला लिख रहे हो, क्या वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा टू एस, ऐसे लिख रहे हो ना, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कंपोनेंट ऑफ फोर्स, कंपोनेंट ऑफ फोर्स, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, हाँ कि ना? यही है इसका मतलब? हाँ सर यही है इसका मतलब। अच्छा, अरे समझे क्या लिखा मैंने? एफ कॉस थीटा इंटू एस मतलब अप्लाइड फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट करा रहा है। यार इस मास को यहां से यहां लाने में इस फोर्स का कौन सा कंपोनेंट मदद कर रहा है? कॉस थीटा वाला ही तो कर रहा है। अरे हाँ कि ना? क्या एफ साइन थीटा का कोई हाथ है इस ब्लॉक को यहां से यहां लाने में? नहीं, कोई हाथ नहीं है। आई मेरी बात समझ में? हाँ सर। तो इस एफ के अंदर दो एफर्ट है, इस एफ के अंदर दो एफर्ट है, एक साइन वाला एफर्ट है, एक कॉस वाला एफर्ट है। कॉस वाला कंपोनेंट जो है, कॉस वाला एफर्ट जो है इस फोर्स का, वो क्या कर रहा है? इस मास को डिस्प्लेस करके यहां ला रहा है। बात समझे या नहीं समझे? हाँ सर बिल्कुल सही। तो एफ कॉस थीटा एस आपको क्या बता रहा है? लगाए हुए फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हो। ये बात याद रखना, आगे जाके क्वेश्चन कराऊंगा, फंस जाओगे वहां। फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो, या डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट जो फोर्स की डायरेक्शन में हो, ऐसा भी कर सकते हैं, है ना? ऐसा भी लिख सकते हैं इसको कि हमने इसको ऐसे लिख दिया एफ एस कॉस थीटा, यानी कि फोर्स इनटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट in the direction of force, component of displacement in the direction of force, component of displacement in the direction of force। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसको दूसरे नजरिए से देखूं, दूसरे नजरिए से देखूं मतलब, पेन बदलूं पहले तो, मैं बोलूं कि यार यहां पर डिस्प्लेसमेंट हुआ है डी, यहां पर, यहां एस लिख रहा हूं यार मैं, सॉरी, इसको मैं डी कर दे रहा हूं, कंफ्यूज मत होना भाई, ये डी ही है ना? तो आप बोलोगे सर यहाँ तो आपने एस लिखा था, यहाँ डी क्यों कर दिया? जो समझदार बच्चा होगा वो तो समझ गया होगा कि कोई बात नहीं, डी है, ऐसे सब बराबर है। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है डी, ये डिस्प्लेसमेंट डी है ना यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है ना? इसका एक कंपोनेंट एफ के डायरेक्शन में भी तो है, नहीं, इसका एक कंपोनेंट एफ के डायरेक्शन में भी तो है, और वो कितना होगा? डी कॉस थीटा, होगा कि नहीं होगा? तो आप इसको क्या लिख सकते हो? एफ इंटू डी कॉस थीटा, है ना? दोनों से ही आप क्या निकाल रहे हो? वर्क डन निकाल रहे हो, ठीक है ना? मैं पर्सनली क्या करता हूं, मैं पर्सनली कोशिश करता हूं कि फोर्स का वो कंपोनेंट निकाल लो जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हो, बस फोर्स का वो कंपोनेंट निकाल लो जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो। खत्म बात? हाँ सर खत्म बात। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने आपको बताई,
है ना, हल्के में मत लेना, आगे जाके फंस जाओगे नहीं तो। चलिए वेरी गुड, तो इससे भी आप वर्क निकाल रहे हो और इससे भी आप वर्क निकाल रहे हो, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आप समझ गए हैं क्या है, ठीक है ना। हमने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर पढ़ा था, याद करो, सिग्निफिकेंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट मैंने आपको बताया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि जब आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करते हो तो आप बी वेक्टर पर जाकर टॉर्च मारते हो, बी वेक्टर की परछाई ए वेक्टर पे पड़ती है। तो हम ये देखते हैं कि ए वेक्टर की डायरेक्शन में बी वेक्टर का कंपोनेंट कितना है, बी वेक्टर की स्ट्रेंथ कितनी है ए के डायरेक्शन में। तो आप यही तो देख रहे हो यार, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में एफ का कितना स्ट्रेंथ है, एफ की कॉस थीटा वाला स्ट्रेंथ डी के डायरेक्शन में है, तो यही डॉट प्रोडक्ट होता है ना, वही चीज हो रही है और कुछ नया नहीं हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वी कैन calculate work done by a force on an object, but that force is not necessarily the cause of the object's displacement. For example, if you lift an object, work is done on the object by the gravitational force, although gravity is not the cause of the object moving upward. इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि मान लीजिए आपने किसी ब्लॉक को जमीन से उठाया, ये मास m का ब्लॉक है, इस ब्लॉक को आपने उठाया और यहां पर लेकर आ गए, ठीक है ना, यहां से उठाया और आप कितनी हाइट ऊपर लेकर आ गए, h हाइट ऊपर उठाकर लेकर आ गए, ठीक है ना। यहां पर आपने अपने ब्लॉक को रख दिया, ओके। यहां पर आप देखिए इस ब्लॉक को उठाने के लिए किसने मेहनत की है, आपने मेहनत की है, आपने हाथ लगाया है, आपने उठाया होगा ऐसे ब्लॉक को, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है, एक तो वर्क कर रहा है एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है। आप दूसरी चीज देखो, दूसरी चीज जो आपको नहीं दिख रही है, एक चीज तो आपको दिख रही है कि आपने उठाया है, तो आपको दिख रहा है कि भाई ये तो मैंने फोर्स लगाया था, तो इसके द्वारा कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ होगा, फोर्स ऊपर की तरफ लगा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो पक्की बात है कि वर्क डन होगा, ओके। लेकिन आपको जो चीज नहीं दिख रही है वो ये है कि इस पे लगातार एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ इसका वेट, यानी कि व्हाट इज दिस, दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स भाई, दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स। अब एक फोर्स ये भी तो लग रहा है, एक फोर्स ये भी तो लग रहा है ना, बस बात अलग ये है कि डिस्प्लेसमेंट इसकी डायरेक्शन के अपोजिट हो रहा है, ठीक है, वो बात अलग है। लेकिन मुझे ये बताओ कि इस ब्लॉक पर तो दो फोर्स लगने लगे ना भाई, एक तो मैंने लगाया इस ब्लॉक को उठाने के लिए, है ना, जिसके कारण डिस्प्लेसमेंट हुआ, है ना, और उस पर दूसरा फोर्स क्या लग रहा है, इसका वेट लग रहा है ना। तो कुल मिलाकर इस स्टेटमेंट का मतलब है, कि जब भी आपको वर्क डन निकालने को बोला जाएगा क्वेश्चन में, तो आपको ये क्वेश्चन में ढूंढना है या क्वेश्चन से पूछना है कि वर्क डन किस फोर्स के कारण निकालना है। जैसे अगर आपसे मैं पूछूं कि वर्क डन निकालो, इस प्रोसेस में वर्क डन निकालो, तो अब आपका सवाल मुझसे होना चाहिए कि वर्क डन बाय विच फोर्स, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स और वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अच्छा सर, ठीक है सर, समझ गए। मतलब एक ऑब्जेक्ट पर n नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे होंगे बाबा, एक ऑब्जेक्ट पर n नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे होंगे। अगर आपसे वर्क डन निकालने को पूछता है तो आपका सवाल होना चाहिए कि मैं वर्क डन निकाल कर दूंगा, बट मुझे बताओ कि वर्क डन बाय विच फोर्स। ठीक है, समझे नहीं समझे? हाँ सर, हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन से पूछना, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन से पूछना। यहां लिख दे रहा हूं, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले पूछना वर्क डन बाय विच फोर्स निकालना है, वर्क डन बाय विच फोर्स, वर्क डन बाय विच फोर्स, वर्क डन किस फोर्स के कारण आपको निकालना है, ऐसा पूछना भाई, ऐसा बिल्कुल पूछना। ठीक है, चलिए भाई, आप ये बात याद रखेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि सर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। सर बस इतना बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर n नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे होंगे, अगर उस पर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है तो जरूरी नहीं किसी एक फोर्स के कारण ही आ रहा होगा, हो सकता है और कोई दूसरा फोर्स भी लग रहा हो जिसके कारण डिस्प्लेसमेंट आ रहा हो। अगर आपसे वर्क डन निकालने को पूछा जाता है तो फिर आप बोलोगे, पूछोगे कि भैया कौन से फोर्स के कारण वर्क डन निकालना है, एक नंबर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वर्क इज डिफाइंड फॉर एन इंटरवल और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देयर इज नो टर्म सच एज इंस्टेंटेनियस वर्क सिमिलर टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यहां पर इंस्टेंटेनियस जैसी कोई चीज नहीं होती, किसी पर्टिकुलर इंटरवल के लिए आपको वर्क डिफाइंड होता है। आप ऐसा कभी नहीं बोल सकते कि अब स्क्रीनशॉट ले लो और बताओ मुझे इस मोमेंट पर कितना वर्क हुआ है, ना, बिल्कुल नहीं कर सकते। हमेशा वर्क डन किसके लिए डिफाइंड होगा, एक प्रॉपर इंटरवल के लिए डिफाइंड होगा।
किसी भी इंस्टेंट के लिए डिफाइंड नहीं होगा। बात समझ में आ गई? जी सर समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे। फॉर अ पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट द वर्क डन बाय अ फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइप ऑफ मोशन। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अब मान लीजिए कि ब्लॉक अगर यहां से वहां पहुंच रहा है, अगर आपके पास कोई ब्लॉक है, ये ब्लॉक m मास है ना, ये ब्लॉक m मास था, इसके पास मान लीजिए अभी एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, है ना। उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि ब्लॉक यहाँ पहुँच गया है, ब्लॉक यहाँ पहुँच गया है, इसके पास एक्सेलरेशन अब है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, ठीक है ना। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो गई है भाई? कम हो गई है, कोई बात नहीं, ठीक। बट यहाँ से यहाँ तक उसने जो डिस्प्लेसमेंट किया वो डिस्प्लेसमेंट d है। तो वर्क डन को ये बात से मतलब नहीं है कि उसका एक्सेलरेशन कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, यूनिफॉर्म मोशन हुआ है, एक्सेलरेटेड मोशन हुआ है, ना, उसको कोई मतलब नहीं। उसको बस देखना है कि यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डिस्प्लेसमेंट d हुआ है, तो वर्क डन निकाला जा सकता है सिर्फ और सिर्फ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से। बात समझे या नहीं समझे? हाँ सर समझ गए, हाँ सर समझ गए, समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए, क्लियर। तो वही बात लिखी है, फॉर अ पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट, किसी पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क आपसे कभी नहीं पूछता कि ये डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ है, यूनिफॉर्म मोशन से हुआ है क्या, ये डिस्प्लेसमेंट नॉन यूनिफॉर्म मोशन से हुआ है क्या, कुछ नहीं पूछता वर्क आपसे। क्लियर है? हाँ सर एकदम क्लियर है। पक्का? हाँ सर पक्का, 100%। ओके, दैट इज वेदर इट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। ठीक है, समझ गए, बहुत अच्छे समझ गए सर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? फॉर अ पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। वर्क टाइम से इंडिपेंडेंट है। कैसे? वर्क विल बी सेम फॉर सेम डिस्प्लेसमेंट वेदर द टाइम टेकन इज स्मॉल और लार्ज। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। वापस एक ब्लॉक है आपके पास, ये ब्लॉक m मास का है, ये 20 सेकंड में कितने t इज इक्वल्स टू 20 सेकंड में ब्लॉक यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ठीक है ना। उसने कितना डिस्प्लेसमेंट करके दिखा दिया? 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट करके दिखा दिया। कितना फोर्स लगा था? 20 न्यूटन का फोर्स लगा था। इस ब्लॉक ने 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आपको 20 सेकंड में करके दिखा दिया, ठीक है। दूसरी बार क्या हुआ? यही ब्लॉक जो था इस पर इसको इसने डिस्प्लेसमेंट किया है मान लीजिए 10 मीटर का ही, है ना। बट इस बार उसको जो टाइम लगा है, ये टाइम t1 था, ये टाइम t2, उसको लगा है 30 सेकेंड। हाँ, टाइम कितना लगा है? 30 सेकेंड टाइम लगा है। तो अब आप जो वर्क डन निकालोगे, उसको कोई मतलब नहीं है कि टाइम बढ़ा है कि घटा है। समझो। जब भी आप वर्क डन निकालोगे तो वर्क डन निकालने के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट देखना है। डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में हुआ, जल्दी हुआ, देर से हुआ, कांस्टेंट वेलोसिटी से हुआ कि हमारे क्या बोलते हैं एक्सेलरेटेड उससे हुआ है, वेलोसिटी चेंज हो रही थी, एक्सेलरेटेड मोशन के कारण ये डिस्प्लेसमेंट आया है, कोई मतलब नहीं। डिस्प्लेसमेंट आ गया है, कितना आया है बताओ, कितना फोर्स लगा था वो बताओ, मैं आपको वर्क डन निकाल कर बताता हूं। हमें टाइम वाइम से मतलब नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ सर समझ रहे। पक्का? जी सर पक्का। तो फॉर अ पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, मतलब किसी पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो उसे टाइम से मतलब नहीं है, वो नहीं पूछेगा कितने टाइम में हुआ है, ठीक है। वर्क विल बी सेम फॉर सेम डिस्प्लेसमेंट वेदर द टाइम टेकन इज स्मॉल और लार्ज। वेरी गुड, अच्छी चीज है। नेक्स्ट, व्हेन सेवरल फोर्सेस एक्ट, बहुत सारे फोर्सेस अगर लग रहे होंगे, द वर्क डन बाय अ फोर्स फॉर अ पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फोर्सेस। मतलब अगर किसी पर्टिकुलर ब्लॉक पर n नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे होंगे और आपसे पूछेगा कि बताओ ये दूसरे नंबर का जो फोर्स लग रहा है इसके द्वारा वर्क डन कितना हुआ होगा, तो उस दूसरे नंबर के फोर्स पर बाकी सारे फोर्सेस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नहीं आई बात समझ में? नहीं सर। जैसे आप ये देखो, यहां पर ब्लॉक को मैंने उठाया है और मैं एक h हाइट पर लेकर गया हूं। कैसे लेकर गया हूं? मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तभी तो उठा पाया मैं ब्लॉक को, ठीक है। अब अगर आपसे वो बोलता है कि यार इस ब्लॉक पर वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स बताओ, तो एक्सटर्नल फोर्स पर ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई असर नहीं है। बात समझे कि नहीं समझे? अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स बताओ, तो इसके वर्क डन पर वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स का कोई असर नहीं होगा। यानी कि इस फोर्स पर इस फोर्स का कोई असर नहीं है अगर आप वर्क डन निकालते हो, अब इस फोर्स पर इस फोर्स का कोई असर नहीं होगा अगर आप वर्क डन निकालते हो। दोनों क्या है? एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। समझे कि नहीं समझे? मतलब अगर एक बॉडी पर n नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं तो हर फोर्सेस को कंसिडर करके आप अलग अलग वर्क डन निकाल सकते हो और उनको ऐड कर सकते हो। क्लियर? पक्का? 100%? ठीक है सर। ओके। ये सब आपको क्वेश्चन से समझ में आएगा। मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको पॉइंट्स दिखाए हैं। आगे बढ़ते हैं। चलो अब नेचर ऑफ वर्क डन। नेचर ऑफ वर्क डन की बात करेंगे। पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, है ना। देखते हैं क्या होता है। व्हाट इज पॉजिटिव वर्क?
पॉजिटिव वर्क वो वर्क होता है जिसमें आपके ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में ही हो। एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं, ऑब्जेक्ट बनाओ सर, ये क्या बना देते हो? अरे यार तुम लोग मजाक मत उड़ाया करो मेरी ड्राइंग का, है? चलो, वाह, यहां पर आपका ऑब्जेक्ट पहुंच गया है। एफ फोर्स आपने लगाया था, याद आया कुछ? एफ फोर्स लगाया था एंगल थीटा पे, एक कंपोनेंट आपने एफ कॉस थीटा बनाया था, फिर आपने एफ साइन थीटा बनाया था। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए, हाँ सर समझ गए, 100% समझ गए जी सर, 100% समझ गए। चलो वेरी गुड। अच्छा, अब आप देखो, फोर्स का एक कंपोनेंट है एफ कॉस थीटा, एक कंपोनेंट एफ साइन थीटा, ठीक? वही बात दोबारा घूम के, क्या एफ साइन थीटा कोई वर्क परफॉर्म कर रहा है? चेक कर लो, अगर आपको फॉर्मूले से चेक करना है, फॉर्मूले से चेक कर लो। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा, होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है सर। चलिए, तो यहां पर आप एफ का कौन सा कंपोनेंट ले रहे हो? एफ साइन थीटा। क्या ले रहे हो? एफ साइन थीटा ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? हाँ सर बिल्कुल ले रहे हैं। अच्छा, अब मुझे बताओ, इस डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट कितना होगा? अगर डिस्प्लेसमेंट यहाँ हुआ है, ये डिस्प्लेसमेंट है भाई, डी डिस्प्लेसमेंट हुआ है, एस लिखा है क्या मैंने? तो एस ले लो यार, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, एफ डी कॉस थीटा कर देता हूँ, एफ डी कॉस थीटा, ठीक है ना? ओके, अब मुझे बताओ, अगर मुझे डी का कंपोनेंट चाहिए इस डायरेक्शन में, तो इस डी का कोई कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में? कोई कंपोनेंट नहीं। अरे इस डी का कोई कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में? नहीं, कोई कंपोनेंट नहीं है। तो एफ साइन थीटा इंटू 0 कर दोगे तो वर्क डन कितना आ गया? 0 आ गया। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गया, पक्का 100%। उल्टी तरीके से देखना हो तो एस साइन थीटा का कोई भी ऐसा कम, यहां पर इसका कोई भी इफेक्ट है जो इस मास को इधर से इधर ला रहा हूं? नहीं सर। आई मेरी बात समझ में? तो वर्क डन बाय द एफ साइन थीटा इज 0, सिंपल सी बात है। यहां पर ये बात मेरे को आपको शायद लिख के बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं यहां पर लिख देता हूं फिर भी, कि एफ साइन थीटा इज परपेंडिकुलर टू व्हाट? डिस्प्लेसमेंट, इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, है ना? नो इफेक्ट of this in the direction of displacement, in the direction of displacement। तो हम बोल सकते हैं वर्क डन बाय एफ साइन थीटा, वर्क डन बाय एफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0। सीधी सिंपल बात मैंने आपसे कर ली, ठीक है ना? अच्छा, अब आप देखो कि वर्क आपने फोर्स इधर लगाया, एफ कॉस थीटा की डायरेक्शन भी ये है, हाँ कि ना? और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हुआ है, तो हम इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव वर्क बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव वर्क। सो दिस इज नथिंग बट पॉजिटिव वर्क। एफ डब्ल्यू इज इक्वल, सो मान लीजिए अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होती, क्या होती? थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होती, तो आप लिखते हैं एफ एस कॉस 30, है ना? यानी कि एफ एस √3/2, √3/2 एफ एस। तो यहाँ पर आपको वैल्यू कैसी मिली है? पॉजिटिव मिली है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव वर्क डन, ठीक है ना? वर्क पॉजिटिव कब तक है? 0 से लेके 90 डिग्री तक, 0 से लेके 90 डिग्री तक। अगर फोर्स 90 डिग्री पर चला जाए, डिस्प्लेसमेंट ऐसा है, फोर्स ऐसा है, तो फिर वर्क डन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आगे चेक करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है ना? चलो, तो हम ये समझ गए कि पॉजिटिव वर्क मींस दैट द फोर्स और इट्स कंपोनेंट इज पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट। द पॉजिटिव वर्क सिग्निफाइज दैट द एक्सटर्नल फोर्स फेवर्स द मोशन ऑफ बॉडी, ठीक है? पॉजिटिव वर्क ये बताता है कि फेवर कर रही है बॉडी को, है ना? हो सकता है आपने फोर्स लगाया होगा, वर्क डन किया है, वर्क डन करवाया है, किया है इस पे, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। फोर्स लगाया और पॉजिटिव वर्क डन अगर दिखा, तो भैया वो एनर्जी गई कहाँ? जो आपने एनर्जी दी, जो आपने वर्क किया, वो गई कहाँ? वो इसको मोशन में लाने में चली गई। समझ में आई बात? हाँ सर। सो दिस इज दी पॉजिटिव वर्क। आप इसको इस तरीके से भी तो समझ सकते हो, देखो अगर आपको समझना है तो आप इस तरीके से समझ सकते हो, स्पेशल केस बना के। क्या बना के? स्पेशल केस बना के। स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस। क्या स्पेशल केसेस है? क्या स्पेशल केसेस है? पहला पॉइंट ये है कि अगर थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, मैं बोल देता हूँ थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाए, चलो 0 बोल देता हूँ, है ना? क्या होगा? एफ एस कॉस थीटा वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। अब थीटा हो गया 0, कॉस 0 हो जाएगा 1, तो इसका मतलब ये हो जाएगा एफ एस, ठीक है ना? क्लियर? ओके सर, क्लियर।
अब मैं अगर बोलूँ थीटा की वैल्यू मान लो 180 डिग्री हो जाए, 180 डिग्री, ठीक है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस 180, कॉस 180 क्या हो जाएगा, -1, कॉस 180 हो जाएगा -1, तो माइनस एफ इंटू एस हो जाएगा कि नहीं। सो व्हाट इज दिस, दिस इज नेगेटिव वर्क, दिस इज व्हाट, दिस इज नेगेटिव वर्क। देखो ना अभी आगे जाके आप यही पढ़ोगे, दिस इज नेगेटिव वर्क एंड दिस इज पॉजिटिव वर्क। समझे कि नहीं समझे? जब भी नेगेटिव वर्क होगा तो हो सकता है आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए, कम हो जाए, क्योंकि भैया काइनेटिक एनर्जी कम होगी तभी तो वर्क नेगेटिव होगा। वर्क आपको, वर्क ऑब्जेक्ट देगा आपको। पहले आप क्या कर रहे थे, ऑब्जेक्ट पे वर्क कर रहे थे। जब आप ऑब्जेक्ट पे वर्क करते हो तो ऑब्जेक्ट को काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है। और जब ऑब्जेक्ट वर्क करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी घट जाती है। आगे जाके समझोगे, अभी तो आपको मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, आगे जाके दिखने लग जाएगा ऐसा, ठीक। अरे खुद सोचो ना यार, एक फुटबॉल रखी है, ठीक है ना, फुटबॉल पे मैंने लात मारी तो किसने वर्क किया, मैंने वर्क किया ना, फुटबॉल ने वर्क थोड़ी ना किया, मैंने वर्क किया। फुटबॉल को अगर मैंने लात मारी तो मैंने वर्क किया, और अगर मैंने वर्क किया है, मैंने एनर्जी दी है अगर ऑब्जेक्ट को, तो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई उसकी। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ सर। अब मान लो कोई सामने से कार आ रही है, मान लो चलो फुटबॉल आ रही है सामने से, है ना, बहुत तेजी से किसी ने मुझे पास दिया, तेजी से फुटबॉल आ रही है, उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। मैंने जैसे ही पैर लगाया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ड्रॉप कर दी मैंने। समझ रहे हो कि नहीं? उसकी काइनेटिक एनर्जी मैंने क्या कर दी, ड्रॉप कर दी। तो यहां पे वर्क किसने किया, वर्क किया है बॉल ने, टकराकर मेरे पैर पे जो चोट की है, क्या हुआ है, लगी है ना मुझे पैर पे, कैसे लगी, बॉल ने वर्क किया है। अगर बॉल ने वर्क किया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए, पक्का? जी सर पक्का। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव वर्क, ये हो गया आपका नेगेटिव वर्क। अच्छा, तीसरा आ जाता है, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई, है ना, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट केस है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट केस है। तो वर्क डन क्या होता है, जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो एफ एस कॉस 90 हो जाएगा, कॉस 90 हो जाएगा 0। इसका मतलब है वर्क कितना आ गया, 0 आ गया। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट केस है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि when force and displacement are mutually perpendicular, जब दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी। जब फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी। व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, then the work done is 0. Then the work done is 0. Then the work done by that force, work done by that force is 0। जैसे अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। जैसे मान लीजिए एक पेंडुलम है ना, ये देखो भाई, ठीक है ना, या मान लो चलो एक रस्सी है, उससे मैंने एक स्टोन बांधा हुआ है, ऐसा मान लो, घुमा रहा हूँ, ठीक है ना। चलो पेंडुलम मान लो, जो मानना है वो मान लो, बस काम की चीज़ देखना। यहाँ पर टेंशन टी है, टेंशन टी है कि नहीं है, बिल्कुल है। ये ऐसे घूम रहा है, क्लियर है, ओके। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना, टेंशन फोर्स। लग तो इस पे बेटा वेट भी रहा है mg, लेकिन मैं अभी बात कर रहा हूँ वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ इसमें वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स कितना है, वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स कितना है, तो अब आप देखो टेंशन फोर्स ये है, डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पर है, तो आप बोलोगे टी डी कॉस 90, और आंसर कितना आ जाएगा आपका 0। ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप बोलोगे भैया फोर्स की डायरेक्शन ये है, डिस्प्लेसमेंट की ये है, 90 डिग्री पर है दोनों, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये केस समझ में आया? केस समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। पक्का 100%। ग्रेविटेशन में पढ़ा है आपने, ग्रेविटेशन में पढ़ोगे आप, सॉरी ग्रेविटेशन में क्या पढ़ोगे, ग्रेविटेशन में आप ऐसा पढ़ोगे कि यार, इसको कॉपी कर लेता हूँ, जगह हमारे पास खत्म हो चुकी है क्योंकि आप ग्रेविटेशन में पढ़ोगे, ग्रेविटेशन में पढ़ोगे आप क्या कि ये है आपका ऑर्बिट, इस पे आपकी क्या कर रही है भैया, अर्थ रोटेट कर रही है। क्या कर रही है अर्थ यहाँ पर, अरे 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 अरे, अर्थ क्या कर रही है यहाँ पर आपकी, रोटेट कर रही है, ठीक है ना। छोटी सी अर्थ बना देता हूँ मैं,
ये अर्थ आपकी क्या कर रही है, ऑर्बिट में घूम रही है। अगर ये ऑर्बिट में घूम रही है तो किसके चक्कर लगा रही होगी, सन के चक्कर लगा रही है। किसके चक्कर लगा रही है, सन के चक्कर लगा रही है। ठीक, चलो वेरी गुड। तो ये सन के चक्कर लगा रही है। अब भैया इस पर सन क्या कर रहा है भैया, इस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स आ रहा है। किस पे, अर्थ पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स आ रहा है अंदर की तरफ, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, एक सेंट्रीपिटल फोर्स आ रहा है। ठीक, लेकिन जो अर्थ का डिस्प्लेसमेंट है वो ये है, अर्थ का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो ये हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। 100%, हाँ सर 100%। क्लियर? चलो, तो ये तो बात हो गई थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री की। अगर हम बात करें थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री की, तो फिर क्या केस हो सकता है, कब ऐसा होगा कि भैया फोर्स लग रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। आओ जरा इसकी भी बात करते हैं। सब समझ लो ना यार, एक बार में सब समझ लो। आओ इसको मिटाता हूं मैं, मिट जाओ। चलो बेटा, पड़प पड़प सब हटो तुम लोग, हट जाओ यहाँ से, हट जाओ। नहीं 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 नहीं, ये थोड़ा डिलीट करना था, ये डिलीट करना है। नहीं मानेगा ये, डिलीट होके ही मानेगा। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखिए एक ऑप्शन और है, एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपके सामने, ठीक है ना। यहाँ पर आपका मास रखा हुआ है, मास m, इस पर फोर्स लग रहा है F। ठीक, ये मास यहाँ तक आ गया, कहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया। F फोर्स लग रहा था, उसके कारण ये मास D डिस्प्लेसमेंट करके यहाँ तक आ गया है। लेकिन ये एक रफ सरफेस पे रखा हुआ है। किस पे रखा हुआ था, एक रफ सरफेस पे रखा हुआ था, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर ये मास मूव कर रहा है तो इस पर लगातार पीछे की तरफ क्या लग रहा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर, इस पर लगातार क्या लग रहा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको 2 फोर्स दिख रहे हैं। अच्छा, एक और तीसरा फोर्स भी है। अगर आप जाओगे तो आपको दिख रहा होगा भैया कि इस पर इसका वेट भी तो एक्ट कर रहा है, इस पर इसका वेट भी तो एक्ट कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वर्क डन निकालो भाई, तो आप बोलोगे वर्क डन बाय व्हाट फोर्स, बाय विच फोर्स, F फोर्स, mg फोर्स और F फोर्स। एक नंबर बात, समझना मेरी बात। तो अगर आप निकालोगे वर्क डन बाय दी F फोर्स, तो वो क्या होगा, F इंटू डी इंटू कॉस 0, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स पैरेलल है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के, तो थीटा की वैल्यू 0 आ गई। समझे कि नहीं समझे? थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री, तो cos 0 हो जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा आपका वर्क डन F डॉट डी, एफ डी आ जाएगा। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, अगर मैं बोलूँ वर्क डन बाय दी mg फोर्स निकालो, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालो, तो आप बोलोगे आप बोलोगे mg फोर्स हो गया कितना, mg इंटू डिस्प्लेसमेंट। अरे भैया mg की डायरेक्शन ये है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है। अरे आप खुद देखो ना यार, mg की डायरेक्शन ये है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है, एंगल कितना बना, 90 डिग्री का। तो यहाँ कॉस क्या आ जाएगा, कॉस 90 आ जाएगा। कॉस 90 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आपने इसमें देखो ये वाला केस भी समझ लिया आपने, ये वाला केस भी समझ लिया, पॉजिटिव वर्क भी आपने देख लिया है, आपने जीरो वर्क भी देख लिया, आपने पॉजिटिव वर्क भी देख लिया, आपने जीरो वर्क भी देख लिया। अब जरा नेगेटिव वर्क की बात करते हैं। अब आपसे पूछ लिया गया कि वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स बताओ, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स बताओ कितना होगा। तो आपने बोला यार फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इधर, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इधर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर। अरे देखो ना यार, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इधर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ पर फोर्स होगा एफ के इंटू डी, और एंगल कितना है उनके बीच में, कॉस 180 डिग्री का एंगल है, तो कितना हो जाएगा कॉस 180 -1, तो कितना आ जाएगा माइनस ऑफ एफ के इंटू डी। समझे कि नहीं समझे? अरे हाँ कि ना, हाँ ठीक है। अच्छा ये कौन सा वर्क हुआ, दिस इज नेगेटिव वर्क, दिस इज नेगेटिव वर्क जिसकी आप बात कर रहे हो, अभी आगे कर लोगे, है ना। तो स्पेशल केस से भी आप समझ सकते हो, मैंने आपको सब दिखा दिया भाई। अगर आपसे बोला जाता है वर्क डन निकालो, तो ये आपका पहला कर्तव्य बनता है कि आप पूछो क्वेश्चन से कि वर्क डन बाय विच फोर्स बाबा, वर्क डन बाय द एफ फोर्स इज दिस, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज दिस, है ना, एंड वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स इज दिस। कम ऑन, क्लियर? बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया, क्लियर हो गया सर, सब कुछ एकदम समझ में आ गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट हो और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा हो, ये तो हो ही नहीं सकता, नेगेटिव वर्क जैसी चीज होगी नहीं, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में मोशन होगा। ऐसा नहीं है, देखो ना फोर्स इधर भी लग रहा है लेकिन नेट फोर्स कहाँ है, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स आ रहा है उसी डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। ठीक है, पक्का जी सर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी बात कर ली किसकी यार, किसकी बात कर ली हमने, कहाँ गया, हमने बात कर ली पॉजिटिव वर्क की, नेगेटिव वर्क की भी हमने बात कर ली, जीरो वर्क की भी कर ली है। आगे स्लाइड आएगी नेगेटिव वर्क। तो नेगेटिव वर्क में आप देखो, वर्क, नेगेटिव वर्क मींस द फोर्स एंड इट्स कंपोनेंट is opposite to displacement, that is the negative work signifies that the external force opposes the motion of the body। external, जब भी आपका वर्क नेगेटिव आता है इसका मतलब यह है कि आप मोशन को अपोज कर रहे हो। मैंने अभी आपको बता दिया नेगेटिव वर्क कैसे आता है, ये देखो, दिस इज द एग्जांपल ऑफ नेगेटिव वर्क। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। आगे जीरो वर्क, ठीक, ये भी आपको पता है। अंडर थ्री कंडीशंस वर्क डन बिकम जीरो इफ द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट हो जाता है ना, अगर फोर्स परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, अगर एफ वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू डी वेक्टर है, अब एस वेक्टर बोलो डी वेक्टर बोलो, तो वर्क डन इज नथिंग बट एफ टी कॉस 90, तो ये हो जाएगा क्या, जीरो। तो इसको आप क्या बोल देते हो, जीरो वर्क। ठीक, नेक्स्ट, इफ देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, आपने फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, तो फिर अगर आपने फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ तो भी क्या होता है, जीरो वर्क होता है, तो भी क्या हो जाता है, जीरो वर्क होता है। ऐसा कभी होता है क्या, हाँ सर होता है ना, दीवार को धक्का लगाते रहो, फोर्स लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, जीरो वर्क। नेक्स्ट, इफ देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, और अगर बॉडी पर कोई फोर्स ही एक्ट नहीं कर रहा तो भी हम बोलेंगे कि यहाँ पर क्या है, जीरो वर्क है। ठीक, समझ गए, हाँ सर समझ गए। हमारे लिए जो क्वेश्चन बनेगा वो पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर कंसेप्ट से बनेगा। हमारा जो क्वेश्चन बनने वाला है वो इस पर्टिकुलर कंसेप्ट से बनने वाला है कि जो फोर्स होगा वो डिस्प्लेसमेंट के क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हम बोल देंगे कि इस फोर्स के द्वारा किया गया वर्क क्या है, जीरो है। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़े। हाँ, कट गया क्या ये, तो मैं सही कर देता हूँ, कचना नहीं चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। आओ नेक्स्ट, लो भाई अब एक क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है, डरेंगे नहीं क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये तो पता है ना, ये तो पता है ना कि ये जो फॉर्मूला आप लगा रहे हो W इज इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा, ये तभी वैलिड है जब फोर्स क्या हो, कांस्टेंट हो, क्या हो, कांस्टेंट फोर्स लग रहा हो। ठीक है ना, कांस्टेंट फोर्स। चलो, अ कांस्टेंट फोर्स F, देखो साफ साफ बोल दिया, कांस्टेंट फोर्स F वेक्टर एक्ट्स ऑन द पार्टिकल डिस्प्लेसिंग इट फ्रॉम अ पोजीशन दिस टू दिस पोजीशन। एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन आपने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया है, ये कांस्टेंट फोर्स लगा के। फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन। अब क्या करें सर, आपने सिखाया कुछ और, क्वेश्चन कुछ और टाइप का दे दिया। कुछ और टाइप का नहीं है, वेक्टर इन्वॉल्व है, कुछ और टाइप का नहीं है, वेक्टर इन्वॉल्व है। सिंपल सी बात ये समझो कि आप वर्क डन को लिख रहे हो एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर, है ना, कई लोग इसको एफ वेक्टर डॉट आर वेक्टर भी लिखते हैं, टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, हमने फोर्स लगाया, फोर्स लगा के हमने पोजीशन चेंज कर दी भैया, पोजीशन चेंज कर दी मतलब डिस्प्लेसमेंट करा दिया है। तो अब आपको कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना पड़ेगा। अरे हाँ कि ना, फोर्स लगाया तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, तो अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे, हाँ सर। वेक्टर कैसे निकालोगे, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। बताओ, आई कैप माइनस ऑफ माइनस आई कैप, अरे भैया 1 माइनस ऑफ माइनस 1 इज, बताओ क्या होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 2 आई कैप। ठीक, माइनस जे कैप माइनस 1 माइनस 1, नहीं समझ में आ रहा, लिख कर बताऊं, हाँ सर लिख कर बता दीजिए। चलो ऐसे लिख लेते हैं, R2 वेक्टर इज आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप माइनस R1 वेक्टर इज माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। ठीक है सर, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप माइनस ऑफ माइनस प्लस आई कैप माइनस प्लस, ये हो जाएगा माइनस 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 माइनस, सीधे कर दो यार सर, कंफ्यूजन मत क्रिएट करो, पूरा लिख कर बता दूं, पूरा लिख कर बता दूं, पूरा लिख कर बता दूं। माइनस माइनस प्लस, अरे 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 अरे, जे का होगा वो, माइनस माइनस प्लस आई कैप माइनस प्लस माइनस जे कैप माइनस माइनस प्लस 2k कैप। अब देख लो, आई कैप प्लस आई कैप कितना हो जाएगा, 2 आई कैप। ठीक है ना, माइनस जे कैप माइनस कितना हो जाएगा, -1 -1
-2 जे कैप +3 +2 5 के कैप। बात समझ में आई? हमने क्या निकाल लिया? हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लिया। अब इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का हम क्या करेंगे? अचार डालेंगे क्या? नहीं सर, अचार नहीं डालेंगे, हम वर्क डन निकालेंगे। वर्क डन का फॉर्मूला है हमारे पास F वेक्टर डॉट डी वेक्टर, डी वेक्टर मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट निकाल लो भाई। F वेक्टर है आपके पास 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2j कैप, 3i का i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है? 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप प्लस 5k कैप। ठीक है ना? ओके चलो इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं। 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 6, 2 दूनी 4 माइनस 4, ये हो जाएगा 5 दूनी 10। ठीक है ना? तो 6 और 4 10 सॉरी 10 और 6 16, 16 में से 4 का कितना बचा? 12 बचा। कितना बचा? 12 बचा। तो 12 जूल इज योर आंसर। ठीक है ना? 6 में से 4 का कितना बचा? 2, 10 और 2 12 जूल। आ गया आंसर? जी सर। तो आप समझ गए ना कि आपको ये 2 पोजीशन वेक्टर क्यों दिए गए थे? 2 पोजीशन वेक्टर आपको इसलिए दिए गए थे ताकि आप क्या कर पाओ? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल पाओ। पोजीशन चेंज हुई है मतलब डिस्प्लेसमेंट आया है। डिस्प्लेसमेंट आया है, क्यों आया है? क्योंकि फोर्स लगा हुआ है। फोर्स कैसा है? कांस्टेंट फोर्स है। ठीक है ना? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या दे दिया भाई? ये क्या दे दिया? फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स F। ओके, एक मास रखा हुआ है, ये मास कटोरा है, इस कटोरे पे मास रखा है बेस पर, उस पर क्या लगा दिया है? एक F फोर्स लगा दिया है। F फोर्स जो लगा है बेस पे नहीं होना चाहिए, मास पे लगा होना चाहिए था। ठीक है, नीचे लगा है, कोई बात नहीं। इसको मिटा दूं क्या थोड़ा सा, है ना? क्लियर हो जाएगा ना, हमको अच्छे से दिखना चाहिए कि कहाँ लग रहा है F फोर्स। आइए, क्या मैं आर्टिस्ट आदमी हूँ ना? क्या हूँ मैं? आर्टिस्ट आदमी। आर्टिस्ट आदमी नहीं हो सर, आप फोकट आदमी हो, इसलिए आप ये कर रहे हो। अरे यार थोड़ी तो इज्जत तुम लोग मेरी किया करो। यहाँ पे लग रहा है F फोर्स। ठीक है ना? अब वो पूछ रहा है कि वर्क डन बाय द F फोर्स, अगर आपका ब्लॉक वहां पहुंच गया है, कहाँ? इस पोजीशन पर पहुंच गया है। ठीक है ना? आप देख सकते हो कि यहाँ से कितनी हाइट ऊपर पहुंच गया है? मान लीजिए एट h हाइट ऊपर पहुंच गया। तो वर्क डन कितना हुआ है? आपने इस फोर्स के कारण जो ऊपर तक पहुंचाया मास को, कितना वर्क डन किया होगा? यार सिंपल सी बात है। आप देखो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, क्या वो ये हुआ है? मानते हो कि नहीं? जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है क्या ये हुआ है? हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। डिस्प्लेसमेंट क्या ये हुआ है? हाँ सर ये डिस्प्लेसमेंट। पक्का? सर पक्का क्या, दिख ही रहा है। ये डिस्प्लेसमेंट दूसरे कलर से बना दूं क्या? दिस इज द डिस्प्लेसमेंट S या D। चलो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट D। ओके, अगर ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है, हमको फोर्स दिख रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, ये तो हम कैसे वर्क डन निकाल सकते हैं यार? हमारे पास दिमाग में एक फॉर्मूला बसा हुआ है कि अगर मुझे वर्क डन निकालना है तो मुझे फोर्स चाहिए, फोर्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ऐसा कर लेते हैं, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, force in the direction of displacement into displacement। ठीक है ना? अब मुझे बताओ इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फोर्स क्या है? फोर्स तो ये है, चलो, है ना? या तो ये हो सकता है कि वर्क डन आप निकाल लो फोर्स का वो कंपोनेंट लेके जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो, या फिर आप ऐसे निकाल सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ऐसे करके निकाल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये हमने कहां से निकाला है, आपको याद है कि नहीं याद है? अरे याद है कि नहीं? हम एक ऐसे ए वेक्टर लेते थे, हम ऐसे एक बी वेक्टर लेते थे, इनके बीच का एंगल थीटा हुआ करता था, हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करते थे और निकालते थे ए बी कॉस थीटा। इसका मतलब ये होता था बी कॉस थीटा, यानी कि बी का कंपोनेंट अलोंग ए, ठीक है? वही चीज तो हम भी बोल रहे हैं, या तो आप फोर्स का कंपोनेंट निकाल लो अलोंग डिस्प्लेसमेंट, या आप डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट निकाल लो अलोंग फोर्स, आपको वर्क डन मिल जाएगा। चलो यहां पर फोर्स का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालना थोड़ा सा पेचीदा हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं डिस्प्लेसमेंट का एक ऐसा कंपोनेंट निकाल सकता हूं जो फोर्स की डायरेक्शन में है। हाँ कि ना? निकाल सकता हूं क्या? हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हो। देखो ना, डिस्प्लेसमेंट के 2 कंपोनेंट बन सकते हैं। ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसका एक कंपोनेंट ये बन सकता है, एक कंपोनेंट ये बन सकता है। मानते हो कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल मानते हैं। अच्छा, ये टोटल डिस्टेंस ये कितना है यार? यहाँ से यहाँ तक r है, ठीक है?
यहां से यहां तक क्या है, यहां से यहां तक भी क्या है, r है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ठीक है। अगर ये r है तो ये r cos थीटा होगा क्या, मुझे बताओ, अरे बताओ ना भाई, मुझे बताओ। अगर ये r है, सुनना, ये भी r है, ये भी r है, ठीक है ना, ये r है तो ये r cos थीटा, ये r sin थीटा नहीं होगा क्या? अरे देखो ऐसा बोल रहा हूं मैं, अगर ये r है, ये थीटा है, तो क्या ये r cos थीटा नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। तो ये क्या होगा, ये r sin थीटा होगा, ये क्या होगा, r sin थीटा। तो यहां से यहां तक जो आ रही है डिस्टेंस आपकी, क्या वो r sin थीटा है? हाँ सर, r sin थीटा है। क्या यही इस डिस्प्लेसमेंट का एक कंपोनेंट है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? हाँ सर। अरे हाँ कि ना, हाँ 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 सर। तो हम बोल सकते हैं फोर्स लग रहा है F, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कितना निकाल के रखा है आपने, r sin थीटा। तो आपके पास वर्क डन जो आया है, वर्क डन बाय द फोर्स कितना आया है, F r sin थीटा। क्या ये बात आप पकड़ पाए? अरे सर एकदम सही तरीके से आपने कर लिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने आपको बोला था ना, डिस्प्लेसमेंट का भी कंपोनेंट आपको लेना पड़ सकता है, फोर्स का भी कंपोनेंट आपको लेना पड़ सकता है। मैं ज्यादातर कोशिश करता हूं कि फोर्स का ही ले लूं, बट अगर आप नहीं ले पा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट ले लो फोर्स की डायरेक्शन में, वही तो हमने किया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन, a 10 kg block placed on a rough horizontal floor is being pulled by a constant force of 50 न्यूटन। देखो कांस्टेंट फोर्स बोल दिया है, कांस्टेंट फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, ओके। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द फ्लोर इज 0.4। आपको म्यू की वैल्यू कितनी दे दी गई है, 0.4 दे दी गई है। फाइंड द वर्क डन बाय द ईच इंडिविजुअल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक ओवर अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 5 मीटर। अच्छा, मतलब ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हो गया है कितने मीटर का, 5 मीटर का। चलो 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक का ऑलरेडी हो गया है। पहले तो मुझे बताओ इस पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे, कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे। एक तो F फोर्स एक्ट कर रहा है, और एक तो अब क्योंकि ब्लॉक मूव कर रहा है तो यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा, जो कि म्यू इंटू एन के बराबर होगा, ठीक है ना। ये नॉर्मल रिएक्शन है, नीचे की तरफ लग रहा होगा mg, एन की वैल्यू mg के बराबर है, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 10 kg है, तो ये होगा 100 न्यूटन के बराबर, ठीक है ना। तो F की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.4 इंटू 100, पॉइंट हटाया, 0 काटा, कितना हो गया, 40 न्यूटन। तो 40 न्यूटन फोर्स पीछे की तरफ आ रहा है, 40 न्यूटन फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ, आगे की तरफ 50 न्यूटन लग रहा है, ठीक है, ओके सर। mg ईच इंडिविजुअल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। अच्छा, इस mg फोर्स के कारण आएगा क्या, इस mg फोर्स के कारण कोई वर्क डन आएगा क्या, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि mg फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन कुछ आएगा क्या, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में है और एंगल कितना बन रहा है उसका, डिस्प्लेसमेंट के साथ 90 डिग्री। तो ये बात तो हम समझ गए हैं कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा तो वर्क डन 0 हो जाएगा, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ वर्क डन निकालना है दो फोर्सेस के कारण, ठीक है ना। तो वर्क डन बाय द एफ फोर्स है ना, जो आपने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया है, वो कितना होगा, 50 न्यूटन इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है भाई, 5 मीटर का, 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो पॉजिटिव वर्क है, 25, ये हो जाएगा 250 न्यूटन मीटर, ठीक है। अब वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। अब आप देखिए फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा -40 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5 मीटर उस डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा 5 चौको 20, यानी कि -200 न्यूटन मीटर। ये बात समझे या नहीं समझे, बिल्कुल समझ गए, है ना, क्लियर है। हाँ सर बिल्कुल। तो लगने वाले अप्लाइड फोर्स के कारण वर्क डन इतना हुआ है, फ्रिक्शन फोर्स के कारण वर्क डन इतना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज शिफ्टेड फ्रॉम 0.001 मीटर टू 0.1 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर अंडर द साइमल्टेनियस एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस। Two of them are F1 vector and F2 vector. Find the work done by the resultant of these two forces. अब यहाँ पर ना इन क्वेश्चंस में मैंने आपको पहले भी बोला था जब वेक्टर्स पढ़ा रहा था कि वेक्टर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर आपने वेक्टर अच्छे से नहीं समझा तो आपको हर चैप्टर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके की दिक्कत आने वाली है, और ये बात पक्की है, आने लगी दिक्कत। अब यहाँ पर रिजल्टेंट निकालने को बोल दिया, अगर आपको रिजल्टेंट निकालते नहीं बन रहा होगा तो आप फंस जाओगे। F1 वेक्टर आपको दिया है, F1 वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, ठीक है ना। और दूसरा F2 वेक्टर आपको दिया गया है i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, ठीक।
अब मुझे अगर रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है, रिजल्टेंट वेक्टर आप कैसे निकाल सकते हो, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर करके कर दो भाई। तो 2 + 1 3i कैप, 3 - 2 + j कैप, ठीक है ना, -1 + 2 k कैप। आ गया? हाँ सर बिल्कुल आ गया। 3i कैप + j कैप + k कैप इज द रिजल्टेंट वेक्टर। अब आपको बताना है कि इस रिजल्टेंट वेक्टर के कारण क्या वर्क डन हुआ होगा। फिर वही बात, अब आपको कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए, क्या दे दिए गए हैं, कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए हैं, तो आप पोजीशन वेक्टर बना लो। तो r1 वेक्टर इज इक्वल्स टू, r1 वेक्टर इज 0i कैप 0j कैप 1k कैप, 0i कैप 0j कैप 1k कैप, ठीक है ना। और r2 वेक्टर क्या हो गया, r2 वेक्टर इज i कैप i कैप i कैप i कैप प्लस 2j कैप। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। r1 वेक्टर r2 वेक्टर। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। हमें निकालना है वर्क डन। वर्क डन कैसे निकलता है, F वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। चलो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाला जाए, वो कैसे निकलेगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर करके, ठीक है ना। R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर कर लो, 1 - 0 इज 1 यानी कि i कैप, ठीक। ये j कैप होगा भाई, ये क्या होगा, j कैप, है ना, ये होगा j कैप, इसको j कैप कर लो, ठीक। चलिए 1 - 0, 1 - 0 कितना हो जाएगा, j कैप, 2 - 1 हो जाएगा k कैप। सही किया कि नहीं, 1 - 0 1, 1 - 0 1, 2 - 1 इज 1। तो i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब डरेंगे क्या, बिल्कुल नहीं डरेंगे। आ जाओ, F वेक्टर डॉट डी वेक्टर। F वेक्टर कहाँ गया, F वेक्टर ये निकाला हमने, रिजल्टेंट वेक्टर, है ना। 3i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। घर हो रही हूँ बोर, तू लगा ले थोड़ा जोर, डिस्को में नचने का मन करे हार्डकोर। हाँ मैं डैडी को सुला के अपनी मम्मी को पटा के आ जाऊंगी तुझसे मिलने। चलो ये हमने डॉट प्रोडक्ट कर दिया, 3 × 1 = 3 प्लस 1 × 1 = 1 प्लस 1 × 1 = 1, तो 3 और 1 4 और 1 5 जूल का क्या आ गया भाई, वर्क आ गया। 5 जूल का क्या आ गया, वर्क परफॉर्म हुआ है रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर के कारण। चलिए आगे बढ़ें। अब क्या बोल रहा है, 3 constant forces F1 vector, F2 vector and F3 vector in newtons displace a particle from 1 - 1 2 to -1 -1 3 then 2 2 0। अच्छा, find the total work done by the forces। अब यहाँ पर 3 forces दे दिए, 1 2 3, रिजल्टेंट निकाल लो। अरे रिजल्टेंट निकाल लो, जोड़ दो भैया, इन 3 फोर्सेस का जो रिजल्टेंट आएगा उसके कारण वर्क डन निकाल लेना। क्लियर है। पार्टिकल को कहां से गया, लेकर गए हम 1 - 1 2 2 -1 -1 3 एंड देन टू 2 2 0। मतलब ये आपका इनिशियल पॉइंट है और ये आपका फाइनल पॉइंट है। समझे कि नहीं समझे? तो हमको फाइनल माइनस इनिशियल करना है, हमको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए भाई। समझ नहीं रहे हैं आप? आपके पास इनिशियल पोजीशन वेक्टर दे दिया है आपको कितना, आई कैप। इनिशियल पोजीशन वेक्टर आपको दे दिया है आई कैप। अब इसको लिखो आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, ठीक। उसके बाद आपको सेकेंड पोजीशन वेक्टर दे दिया है माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप। R1 R2 वेक्टर और R3 वेक्टर इज इक्वल टू 2 2 0, है ना। उसके बाद तीसरा पोजीशन वेक्टर है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 0k कैप, है ना। तो पहले आप यहाँ थे, फिर आप यहाँ थे, फिर आप यहाँ आ गए। तो ये आपकी इनिशियल पोजीशन थी, ये आपकी फाइनल पोजीशन हो गई है। तो क्या हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? फाइनल माइनस इनिशियल, R3 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। तो 2 - 1 इज माइनस, 2 - 1 इज 1, 2 माइनस ऑफ माइनस 1 इज 3j कैप, ठीक है ना। 0 माइनस 2k कैप, तो ये हो जाएगा 2k कैप माइनस में, ठीक है ना। चलो वेरी गुड। ये क्या है भाई, समझे कि नहीं समझे? क्या किया हमने, R3 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर किया। 2 - 1 इज 1, 2 माइनस ऑफ माइनस 1 इज 2 प्लस 1 3 एंड 0 ऑफ माइनस 2 इन माइनस 2k कैप। तो ये कितना आ गया, आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब फिर वही बात, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू F डॉट डी वेक्टर। चलो आपके पास F है? नहीं सर F नहीं है। आप F कैसे निकालोगे? F आप कैसे निकालोगे? F वेक्टर प्लस F2 वेक्टर
प्लस F3 वेक्टर करके निकालोगे और उसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करा दोगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ करा दोगे और मुझे कमेंट में बताओगे कि आंसर क्या आ रहा है। चलो कमेंट में फटाफट मुझे बताओ, सॉल्व करो इसको, सॉल्व करिए इसको और कमेंट में मुझे बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg स्लोली slid up on a smooth inclination of 37 डिग्री बाय अ पर्सन। ठीक है, इंक्लिनेशन बनाया भैया 37 डिग्री का, कितने डिग्री का, 37 डिग्री का। ठीक है ना, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द पर्सन इन मूविंग द ब्लॉक थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। 2 मीटर के डिस्टेंस पर आपको ब्लॉक को मूव कराना है। बेटा इधर देखो, डिस्ट्रैक्ट मत हो, क्या करना है, करना ये है 10 kg का मास है, 10 kg का मास है। ठीक है, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द पर्सन मूविंग द ब्लॉक थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। हमको 2 मीटर के डिस्टेंस पर इसको धक्का देना है। इफ द ड्राइविंग फोर्स इज अप्लाइड पैरेलल टू द इंक्लाइन, मैं ये मान रहा हूं कि हम धीरे धीरे करेंगे ना, धीरे धीरे, स्लोली लिखा है क्या कहीं, स्लोली, देखो स्लोली लिखा हुआ है ना, तो हमको धीरे धीरे करना है, इतना धीरे कि काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज ना आए, वेलोसिटी में कोई चेंज ना आए। स्लोली का मतलब ये है कि यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए, वेलोसिटी क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना, एफ फोर्स पैरेलल टू द इंक्लाइन। ठीक है, हमने एफ फोर्स लगा दिया पैरेलल टू द इंक्लाइन। म्यू के बारे में कुछ कहा नहीं गया, इस पर एक्ट कर रहा होगा वेट का एक कंपोनेंट, आप जानते हो mg sin 37। अब ये मत पूछना है कहाँ से आया, mg sin 37 नीचे एक्ट कर रहा है, हमको एफ फोर्स लगाना है पैरेलल टू द इंक्लाइन। ठीक है ना, और क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि f की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, mg sin 37 के बराबर, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 है। मास की वैल्यू है 10 kg, तो ये हो जाएगा 100 इंटू साइन 37। साइन 37 इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 3/5। अब ये कैसे आया, अब ये कैसे आया, ट्राइंगल याद करने को बोला था मैंने, 37 डिग्री का ट्राइंगल याद करने को बोला था। ये हो जाएगा 3, हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। तो साइन 37 निकालना था, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस 3/5 हो गया। ये काटा मैंने, 20 हुआ, 20 दिया 60 हो गया। ठीक है ना, तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई, 60 न्यूटन। अब वर्क डन निकाल लो भाई, तो वर्क डन इज नथिंग बट एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर, या आप इसको बोल सकते हो एफ डी कॉस थीटा। अब यहाँ पर आप देखो, जिस डायरेक्शन में फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री। अरे भाई, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। बात समझे या नहीं समझे, हाँ सर समझ गए। तो W इज इक्वल्स टू एफ डी कॉस 0, एफ डी कॉस 0, और कॉस 0 हो जाता है कितना, 1। ठीक, चलो एफ की वैल्यू आपने 60 न्यूटन निकाली है, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर का हुआ है, कितना हुआ, 120 जूल का वर्क परफॉर्म हुआ, 120 जूल का वर्क परफॉर्म हो गया। आप क्वेश्चन थोड़ा सा बदल रहा है, इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब आपको फोर्स लगाना है इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। लो, अभी जो फोर्स है आपने इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लगा दिया, एफ। ठीक है ना, एफ। अब इस एफ के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा ये एफ कॉस थीटा, और एक ये होगा एफ साइन थीटा, और ये होगा एफ साइन थीटा। कैसन सर, कैसन कैसन, अरे भाई अगर ये थीटा है तो आप ये देखो, ये समझना मेरी बात ध्यान से, हम थीटा निकालना चाहते हैं। अगर ये थीटा है तो आप ये देखो, ये थीटा होगा, है ना, ये थीटा है, ये थीटा है 37 डिग्री। इस लाइन पर क्या परपेंडिकुलर है और इस लाइन पर क्या परपेंडिकुलर है, वो देखो, इस लाइन पर ये परपेंडिकुलर है, हाँ सर, और ये परपेंडिकुलर है क्या, नहीं। तो हम कैसे निकालेंगे, अरे यार देखो कैसे बताऊं मैं आपको साफ साफ दिखा के, इसका नया डायग्राम बना लूं। अगर आपको क्लियरली देखना है तो उसका नया डायग्राम बना लूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। चलो नया डायग्राम बनाता हूँ, हौच पौच हो जाएगा नहीं तो यहाँ पे बहुत कुछ। आओ चलो, नया डायग्राम चाहिए भैया हमें, नया डायग्राम चाहिए, नया डायग्राम दे दो, उसको करो कॉपी। आओ 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 mg sin थीटा हटा दो, हटा दो, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो। हाँ, अब जो फोर्स लग रहा है वो हॉरिजॉन्टल लग रहा है, ऐसा फोर्स लगा भाई, ठीक है ना, ये एफ फोर्स लगा,
ठीक है ना। अब इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो ये कंपोनेंट होगा, मानते हो कि नहीं मानते, हाँ सर, और एक ये कंपोनेंट होगा जो परपेंडिकुलर होगा इसके, एक ये कंपोनेंट होगा जो परपेंडिकुलर होगा इसके। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा बताओ मुझे। इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। अरे यार ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो हम बोल सकते हैं अगर, सुनना, अगर इसके बीच का एंगल 37 डिग्री है तो यहाँ एंगल भी 37 डिग्री होगा। मानते हो कि नहीं मानते, हाँ सर मानते हैं। अगर ये f है तो क्या ये f cos 37 नहीं होगा, यही चीज़ तो मैं बता रहा था आपको। और ये कितना हो जाएगा, f sin 37। समझे या नहीं समझे, हाँ सर समझ गए। अच्छा, इस मास पर इसका एक वेट एक्ट कर रहा होगा क्या नीचे की तरफ, वेट का एक कंपोनेंट एक्ट कर रहा होगा नीचे की तरफ, हाँ सर mg sin 37 एक्ट कर रहा होगा, ठीक है ना। ओके, अब क्योंकि ये ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, किससे, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन 0 है, मतलब ये फोर्स इसके बराबर हो जाएगा f cos 37, किसके बराबर हो जाएगा, mg sin 37 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि f इज इक्वल्स टू mg sin 37 अपॉन cos 37 इज tan 37। मास है 10 kg, हो जाएगा 100 इंटू tan 37 कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 3/4, 3/4 तो ये हो जाएगा 5 2 दूनी 4 2 पंचे 10, ये हो जाएगा 25 या 75, आ जाएगा कितना, 75 न्यूटन। तो F की वैल्यू कितनी आ गई, 75 न्यूटन। अब इसके द्वारा वर्क डन निकाल लो तो F इज नथिंग बट F डॉट डी, F की वैल्यू है 75 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट हुआ है कितने मीटर का, 2 मीटर का, तो ये हो जाएगा 150 जूल, 150 जूल। क्लियर, वाह बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 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 क्वेश्चन। अच्छा, अब क्वेश्चन यहाँ पर खत्म है, आगे आएंगे तो आगे देखेंगे। अभी तो यहाँ पर एक नया कंसेप्ट आ गया है, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। अब अभी तक हम जो फोर्स देख रहे थे, जो फॉर्मूला देख रहे थे वर्क डन का, वर्क इज इक्वल्स टू एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर, जो हम देख रहे थे, जिसको हम लिख रहे थे एफ डी कॉस थीटा। ये तभी वैलिड था जब आपका फोर्स क्या हो, कांस्टेंट हो, है ना। कांस्टेंट फोर्स के लिए ही ये वैलिड था, अदरवाइज ये वैलिड नहीं था। For work done by a variable force, the work done for an infinitesimal displacement ds vector is given by, है ना। अब क्या हो रहा है, आपका जो वर्क डन है वो वेरी कर रहा है भाई। देखो ऐसा कुछ, अगर आप ग्राफ के फॉर्म में देखना चाहो तो आप इस तरीके से देख सकते हो। कैसे देख सकते हो, इस तरीके से, ठीक है ना। हर जगह देखो कर्व क्या हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है ना। ओके, ठीक है ना। एफ वर्सेस एक्स का कर्व है या डी का कर्व है, जिसका भी मानना है उसका मान लो, ठीक है ना। एफ वर्सेस एक्स का कर्व मान लो, डिस्प्लेसमेंट ही तो है। अगर मैं छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करूं, है ना, अगर मैं ये छोटू सा dx डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करूं, है ना, और इसका पट्टे का एरिया निकालूं, है ना, तो इस पट्टे का एरिया क्या होगा, f डॉट डी एक्स। क्या एरिया होगा पट्टे का, f डॉट डी एक्स, यही तो एरिया होगा पट्टे का। समझ रहे हो कि नहीं। अगर मान लो ये 0.1 है, ये 0.2 है। अब मैं अगर इसको इंटीग्रेट कर दूं, कहाँ से, 1 से लेके 2 तक। अगर मैं इसे इंटीग्रेट कर दूं 1 से लेके 2 तक, तो क्या मुझे पूरा का पूरा एरिया नहीं मिल जाएगा, हाँ सर मिल जाएगा। यानी कि पूरा का पूरा वर्क डन मुझे नहीं मिल जाएगा। एफ डॉट डी एक्स क्या होता है, वर्क डन ही तो होता है। हाँ, तो हमें यहाँ पर इस एरिया से क्या मिल रहा है, छोटू सा वर्क डन मिल रहा है। मानते हो कि नहीं मानते, हाँ सर। तो वही वो बोल रहा है कि छोटू से वर्क डन के लिए आपके पास जो फॉर्मूला है वो होता है एफ डॉट डी एक्स वैक्टर। आई मेरी बात समझ में, हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गई। अच्छा, एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर होता है कहाँ से कहाँ तक, x1 से लेके x2 तक। ये बात समझ में आ गई, ठीक। तो ये फॉर्मूला आप क्या करोगे, याद रखोगे। वैसे इस फॉर्मूले का आपको ऐसे यूज नहीं आएगा, क्वेश्चन में ही आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको इस फॉर्मूले को यूज करना है, ठीक। अच्छा, मान लीजिए आपको एफ वेक्टर दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, कार्टेशियन फॉर्म में, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, इस तरीके से दिया हुआ है। और आपको डी आर वैक्टर, या मैं बोलूँ चलो डी एक्स लिखा हुआ है यहाँ पर, मैं इसको डी आर कर दूँ तो आपको कोई दिक्कत है क्या, पोजीशन वेक्टर छोटू सा, अरे हाँ कि ना, एफ डॉट डी आर वैक्टर, ठीक है। तो अगर ये डी आर वैक्टर है, ध्यान सुनना, डी आर वैक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, कार्टेशियन फॉर्म में डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। मानते हो कि नहीं मानते, हाँ सर बिल्कुल मानते हैं, ठीक है। अगर मैं एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर निकालूं, तो मेरे पास डी डब्ल्यू आ जाएगा,
आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ सर आ जाएगा। और वो कितना होगा? एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर मानते हैं। एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। ओके, एक नंबर। अगर मुझे एक बड़ा वर्क डन निकालना है, टोटल वर्क डन निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अरे चल क्यों नहीं रहा? हाँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एफ एक्स डी एक्स लिमिट x1 से लेके x2 तक प्लस एफ वाई डी वाई कहाँ से कहाँ तक? y1 से लेके y2 तक प्लस एफ जेड डी जेड कहाँ से लेके z1 से लेके z2 तक। ठीक, क्लियर है? ओके, तो अब आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो ये फॉर्मूला है मेरे हिसाब से। आपको जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो यहीं से देखने को मिलेंगे। ठीक है ना? आइए। कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, वाह। ठीक है, क्लियर है? जी सर एकदम क्लियर है। आप इसे याद रखिएगा, क्वेश्चन जो बनने वाले हैं वो आपके इसी से बनने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें कोई समझने लायक चीज नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले का एप्लीकेशन मैं आपको सिखाऊंगा क्वेश्चन के थ्रू। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, अगला क्वेश्चन आपको खुद करना है। एफ वेक्टर आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस 3y j कैप प्लस 2z k कैप। अ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, फाइंड द वर्क डन बाय दिस वेरिएबल फोर्स। अच्छा, फाइंड द वर्क डन बाय दिस वेरिएबल फोर्स, साफ साफ उसने बोल दिया। चलो सॉल्व करो उसको। कैसे करेंगे? एफ वेक्टर दे दिया है और आपको एक्स वाई जेड की लिमिट दे दी है। एक्स की 0 से 1, वाई की 1 से 2, जेड की 0 से 1। ओके, वेरिएबल फोर्स है। ओके सर, तो हम बोल सकते हैं वर्क डन इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, x1 से लेके x2 तक इंटीग्रेशन, प्लस एफ वाई डी वाई, y1 से लेके y2 तक का लिमिट और इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड, z1 से लेके z2 तक की लिमिट। ठीक है? ओके सर, वैल्यूज पुट करो। आओ, एफ एक्स क्या है? दिस इज एफ एक्स, एक्स स्क्वायर डी एक्स, लिमिट बताओ x1 से x2 क्या है? 0 से लेके 1, समझे या नहीं समझे? हाँ सर समझ गया, 0 से लेके 1 प्लस y1 से लेके y2 यानी कि 1 से लेके 2 तक, यहाँ लिमिट चढ़ा दो 1 से लेके 2 तक। एफ वाई की वैल्यू 3y के बराबर है तो 3y डी वाई प्लस z1 से लेके z2 यानी कि z1 से लेके z2 मतलब 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक। एफ जेड की वैल्यू है ट्वाइस ऑफ z के बराबर। क्लियर है? इंटीग्रेट करते बनेगा? नहीं बनेगा सर। x की पावर 3 डिवाइड बाय 3, लिमिट चढ़ाओ 0 से लेके 1 तक की, 3y स्क्वायर डिवाइड बाय 2, लिमिट चढ़ा दो 1 से लेके 2 प्लस 2z स्क्वायर बाय 2, z स्क्वायर 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर चढ़ा दो लिमिट कितनी? 0 से लेके 1। क्लियर? आगे बढ़े? आगे बढ़ते हैं। आओ, तो यहाँ पर हमारे पास वर्क डन आने लग जाएगा। अब लिमिट चढ़ी हुई है एक्स क्यूब बाय 3, तो 1/3 बाहर निकाल लो। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? 1 का क्यूब माइनस 0, ठीक है ना, प्लस 3/2, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 1, 4 माइनस 1, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? 1 का स्क्वायर माइनस 0। चलिए, तो आपके पास वर्क डन आ रहा है कितना? 1/3, 1/3 इंटू 1 इज 1/3 प्लस 3/2 इंटू 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 3, 3 3 इज 9/2, है ना, 4 माइनस 1 इज 3, 3 3 इज 9/2 प्लस 1, ठीक है ना। तो वर्क डन आ गया आपके पास कितना? 6, 3 दूनी 6, 2, 2 तिया 6, 9 तिया 27 प्लस 1। ये क्या करते हो सर आप? तिया विया क्या होता है? अरे यार जैसे मुझे याद है वैसे टेबल याद की हुई है मैंने। 3 2 6, 3 2 6, 2 1 2, 2 3 6, 9 3 27 प्लस 1। अब ठीक है, खुश? ज़्यादा अंग्रेजी मत पेला करो तुम लोग, है ना। 27 और 1 28 और 2 30, 30 डिवाइड बाय 6, 6 पंचे 30, ठीक है ना, 6 पंचे 30। आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया 5 जूल। लो, आंसर आ गया 5 जूल। क्लियर? अरे बहुत बढ़िया यार, बोला बन गया है तो। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े? हाँ सर आगे बढ़ते हैं। तो लो भाई, अब एक और ऐसा क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है। अ फोर्स एफ वेक्टर इज इक्वल टू दिस 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 डिस्प्लेसेस अ बॉडी फ्रॉम दिस
टू दिस फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स, कंसीडर द फोर्स टू बी वेरिएबल। अब वेरिएबल फोर्स के कारण आप क्या निकालो भाई, निकालो 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 निकालो, निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? क्या करना होगा, अब आपको यहाँ पर 3i कैप प्लस 8j कैप दे दिया गया है, तो आपको ये x की लिमिट दी है 3 से 5 तक और ये y की लिमिट दी है 8 से 4 तक। कुछ भी नहीं करना, f वेक्टर आपको दिया है fxi कैप के फॉर्म में, fxi कैप प्लस fyj कैप। लो fx की वैल्यू कितनी दे दी गई है 6x और fy की वैल्यू कितनी दे दी गई है 2y। खत्म बात है ना। हमको वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन कैसे निकलेगा भैया, fx हो जाएगा ये 6x dx, लिमिट कहाँ से कहाँ तक 3 से लेके 5 तक, ठीक, प्लस fy 3 से लेके 5 तक ना, हाँ ठीक है। उसके बाद 2y dy, y की लिमिट क्या दी गई है 8 से लेके -4 तक, है ना, 8 से लेके -4 तक, 8 से लेके -4 तक, ठीक है। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, 3 से लेके 5 तक, 8 से लेके -4 तक, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। इतना तो करोगे कि नहीं करोगे, हैं? थोड़ा भी हाथ पैर नहीं चलाओगे तो कैसन चलेगा यार, इतना तो करना पड़ेगा। नहीं 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 करना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा, आंसर बताना पड़ेगा कमेंट में आंसर बताना पड़ेगा कि कितना आया है वर्क डन आपके पास, ठीक है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg ऑन अ हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस इज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन बाय y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1/3t³। अच्छा क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, करो, करने की कोशिश करो, बन रहा है तो। x इज इक्वल टू 1/3t³, फाइंड आउट द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट फॉर द फर्स्ट 1 सेकेंड, फॉर द फर्स्ट 1 सेकेंड। पॉज करो वीडियो को, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, पॉज करो वीडियो को, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। अच्छा क्या बोल रहा है, x इज इक्वल टू 1/3t³। क्या कर सकते हैं इसका, 1/3t³, फाइंड आउट द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। यहाँ पर x वेरी कर रहा है t के साथ, ओके ओके, x का रिलेशन t के साथ दिया हुआ है। मैं जानता हूँ जो वर्क डन होता है वो होता है f इंटू dx के बराबर, f इंटू dx के बराबर, लेकिन यहाँ पर x का रिलेशन t के साथ दिया हुआ है। अच्छा क्या करें क्या करें क्या करें, मुझे एक चीज़ आती है भैया कि यहाँ पर अगर x दिया, इसको अगर मैं टाइम के साथ एक बार रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा तो मुझे v मिल जाएगा, है ना। मैंने वेलोसिटी निकाल ली, कैसे, dx/dt करके, dx/dt करके, ये क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 1/3t², है ना, ये कट गया 3 से 3, तो यहाँ पर v इज इक्वल टू dx/dt क्या आ गया, किसके बराबर आ गया, t² के बराबर आ गया, है ना। ये इसका क्या करें हम, इसका क्या करें, किसका क्या करें, एक्सेलरेशन निकालूंगा तो मुझे ऐसा लगता है फोर्स के अंदर मास इंटू एक्सेलरेशन आ जाएगा, है ना। लेकिन सर यहाँ पर तो dx/dt है, यहाँ तो dx है, कैसे इंटीग्रेट करोगे, मुझे नहीं पता अभी। मुझे पता है कि अगर एक्सेलरेशन में निकालूं तो कहीं ना कहीं यहाँ फिट हो सकती है वो चीज़, ठीक है, मैंने निकाला भाई। तो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट dv/dt इज इक्वल्स टू d²x/dt², और वो किसके बराबर आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ t के बराबर आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ t के बराबर आ जाएगा। अच्छा अब मैंने थोड़ी सी कलाकारी दिखाई, मैंने बोला यार इस फोर्स को मैं लिख लेता हूँ मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या लिख लेता हूँ, मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पर dx है, इसको dt से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, dt से डिवाइड कर देता हूँ। क्या दिक्कत है, क्या आपको कोई दिक्कत है इस बात से? नहीं सर। चलो देखो, वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, मास की वैल्यू आपको 1 kg दी गई है, a की वैल्यू आपने ट्वाइस ऑफ t निकाल ली है, ठीक है, dx/dt, dx/dt किसके बराबर आ रहा है, t² के बराबर आ रहा है, समझे, dx/dt किसके बराबर आ रहा है, t² के बराबर आ रहा है, बचा क्या, सिर्फ dt। और आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यू फर्स्ट सेकंड की, यानी कि 0 से लेके 1 सेकंड, t इज इक्वल्स टू 0 से लेके t इज इक्वल्स टू 1 सेकंड तक आपको वैल्यू पता करनी है। वर्क डन कितना हुआ है, चलो आओ तो, w इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 2t³, ठीक है ना, 2t³ dt। सही किया कि नहीं किया, बिल्कुल सही किया सर। इंटीग्रेशन करो, t की पावर 4/4 तो 2/4 हो जाएगा, ये t की पावर 4 हो जाएगा, समझे कि नहीं समझे। इंटीग्रेशन हो चुका है भाई, इंटीग्रेशन हो चुका है, इंटीग्रेशन हो चुका है। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू 2 बाहर निकाल लिया, t की पावर 4/4, 4 भी बाहर निकाल लिया, तो t की पावर 4 बचा। यहाँ पर आपने लिमिट चढ़ा दी 0 से लेके 1 तक की, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू 2 2 4, तो 1/2 इंटू 1 की पावर 4 माइनस 0, कितना आ गया, w इज इक्वल्स टू 0.5 जूल। कितना आ गया, 0.5 जूल। लो क्लियर, आंसर निकाल लिया। अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पर हमने थोड़ा सा दिमाग यूज किया और उसके बाद जैसे तैसे इसको क्या कर लिया, एडजस्ट कर लिया है, ठीक है ना। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाँ, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्क डन, वो तो आप समझ ही गए होंगे क्या हो। नहीं सर नहीं समझे, अरे ऐसे कैसे नहीं समझे, ये देखो ये देखो ये देखो, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन। दादा ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन कहाँ गया, अबे कहाँ चला गया, अबे ये ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, यही तो है ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, है ना। अरे वर्क डन, आप एरिया अंडर दी एफएक्स कर्व आपको क्या देगा, वर्क डन देगा। एरिया अंडर दी एफएक्स कर्व आपको क्या देगा, वर्क डन देगा। द वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स फ्रॉम एन इनिशियल पोजीशन xi टू द फाइनल पोजीशन xf इज इंटरप्रेटेड एज द एरिया अंडर दी fx कर्व। ठीक है, यही चीज तो मैं बता चुका हूं आपको। नहीं, गिण गिण के दिल तोड़ दी, तोड़ तोड़ के तारे नी, रेहानी हुड़े एतबार, सोड़िए रेहानी हुड़े एतबार। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अच्छा ठीक है, यहां पर है f वर्सेस x कर्व, किसका, f वर्सेस x का कर्व है। यहां पर साफ साफ बोला गया है वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। ये फोर्स कैसा है भाई, वेरिएबल है। अगर आपको एरिया अंडर द कर्व निकालना है, क्या निकालना है, एरिया अंडर द कर्व अगर आपको निकालना है, मान लीजिए पोजीशन है इनिशियल पोजीशन, कैसी पोजीशन है ये, इनिशियल पोजीशन है ना। चलिए xi, और एक कैसी पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है ना। हमको एरिया अंडर द कर्व कहीं से मिल जाए ना तो मजा आ जाएगा, हमको पूरा वर्क डन पता चल जाएगा। इसके लिए मैंने आपको बताया कि आप छोटा सा पट्टा सिलेक्ट कर लो। क्या सिलेक्ट कर लो, आप छोटा सा पट्टा सिलेक्ट कर लो, आप इसका एरिया निकाल लो। अगर आप इसका एरिया निकाल लेते हो तो वो एरिया क्या होगा मुझे बताओ, f इंटू डी एक्स होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर, f इंटू डी एक्स। समझे नहीं समझे। अगर आप इस इंटीग्रेट कर दो इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन तक तो आप पूरा का पूरा एरिया फाइंड आउट कर लोगे। आई मेरी बात समझ में। तो कुल मिलाकर एरिया अंडर एफ एक्स कर्व, एरिया अंडर एफ एक्स कर्व आपको क्या देता है, आपको क्या देता है, वर्क डन देता है। क्या देता है भैया, वर्क डन देता है। बस खत्म बात। आपको अगर कभी ऐसा ग्राफ बना मिल जाए f और x के बीच में और वर्क डन निकालने को बोल दे तो आप एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट कर देना, बस बात खत्म हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप ये देखिए, कंसीडर अ वेरिएबल फोर्स f इज इक्वल टू 3x प्लस 5। कंसीडर अ वेरिएबल फोर्स f इज इक्वल टू 3x प्लस 5 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड इफ इट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम x इज इक्वल टू 2 मीटर टू x इज इक्वल टू 4 मीटर, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द प्रोसेस बाय द फोर्स। अब देखो ये क्वेश्चन दोनों तरीके से सॉल्व हो सकता है, इंटीग्रेशन से भी सॉल्व हो सकता है। कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dx कर दो, आप वर्क डन निकाल लो। ठीक है, f की वैल्यू आपको दी गई है कितनी, 3x प्लस 5, यहां पर दिया है dx और लिमिट चढ़ा दी आपने कहां से कहां तक, 2 से लेके 4 तक की, आंसर आ जाएगा, है ना। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप इसको एरिया अंडर द कर्व से भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं सर, देखिए f वर्सेस x। देखिएगा आपको इक्वेशन दी है f इज इक्वल टू 3x प्लस 5, मतलब ये एक लाइन की इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। देखो ना, y इज इक्वल टू mx प्लस c, लाइन की इक्वेशन आपको दी गई है। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूं, x की वैल्यू अगर 0 है तो f की वैल्यू कितनी है, 5 है। x की वैल्यू अगर 0 है तो f की वैल्यू कितनी है, 5 है, 0 5। ठीक, अगर x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू अगर 2 लग रहे हो तो y की वैल्यू कितनी मिल रही है, 3 दूनी 6 5 11। ओके, f की वैल्यू कितनी आ रही है, 11 आ रही है। ठीक, तो x इज इक्वल टू 2 पे, x इज इक्वल टू 2 पे आपको y की वैल्यू क्या मिल रही है, 11 मिल रही है। ठीक, मान लेना भाई ये थोड़ा पास हो गया है, 11। ठीक, और x की वैल्यू अगर मैं 4 रखता हूँ, x की वैल्यू अगर मैंने क्या रख दी, 4 रख दी, तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 तिया 12, 12 और 5 17। ठीक है ना, 17 आ जाएगी। थोड़ा सा और ऊपर चले गए, x की वैल्यू जब आपने 4 रखी, x की वैल्यू जब आपने 4 रखी तो y की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 17 मिल गई। ठीक है ना, कितनी मिल गई, 4 पे 17 मिल गई है। अब आप इसको जोड़ोगे तो एक लाइन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, लाइन बन जाएगी। बात समझे कि नहीं समझे, हाँ सर समझ गए, स्ट्रेट लाइन बन गई। बन गई, नहीं समझ में आया क्या। मैंने पहले आपको बोला कि आप इसको सीधे सीधे इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं, लिमिट चढ़ा दो 2 से 4, क्योंकि x की वैल्यू 2 से 4 के बीच में आपको फाइंड आउट करना है वर्क डन कितना हुआ था। f डॉट डी एक्स मैंने लगाया, आंसर निकाल लूंगा मैं। नहीं ये बात समझ में, हाँ सर आ तो गई है। अच्छा, अब यहां से बोल रहा है कि 2 से लेके 4 तक के बीच में आपको वर्क डन पता करना है, तो आप एरिया निकाल लो ना इसका। आप इसका क्या निकाल लो, एरिया निकाल लो। अगर आप इसका एरिया निकाल लोगे तो आपका काम बन जाएगा। एरिया कैसे निकलेगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि ये कितना है भाई, 11 प्लस 17, सम ऑफ पैरेलल साइड्स
इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, 4 - 2 इज 2, तो ये 2 से 2 कट गया, कितना बचा 11 और 10, नहीं 17 और 10 27 और 1 28, तो यहाँ पर आ गया एरिया 28 जूल, यही आपको क्या देगा, वर्क डन देगा। यही आपका क्या है, वर्क डन है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गया। तो वर्क डन की वैल्यू आ गई है कितनी, 28 जूल। अगर आपको यहाँ से चेक करना है कि भाई सही आया है कि नहीं, चेक कर लो, यहाँ भी निकाल लो भैया, 3x² प्लस 5x, ठीक है ना। लिमिट चढ़ानी है हमको कहाँ से कहाँ तक की, 2 से लेके 4 तक की। लो भाई, तो 3/2 निकाल लो बाहर, x² लिमिट चढ़ गई 2 से लेके 4 प्लस 5x की लिमिट चढ़ गई कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेके 4, ठीक है ना। 4 चौको 16, नहीं करके दिखाओ, पूरा करके दिखाओ ना सर, क्यों नहीं दिखाओगे करके। 3/2 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 ब्रैकेट में 4 - 2। अब बताओ, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 16 - 4 इज 12, 12 × 3/2, 12 × 3/2, 12 × 3/2, 12 × 3/2, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कितना, 3/2 × 12 प्लस 4 में से 2 गए, 2 बचा, तो 5 × 2। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। तो 2 × 6 12 हो जाएगा, 6 या 18 प्लस 5 दूनी 10 यानी कि 28 आ गया। आ गया 28 जूल। तो देखो, चाहे आप इस तरीके से कर लो, चाहे आप इस तरीके से कर लो, आंसर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। क्लियर, बहुत बढ़िया। एरिया अंडर द कर्व आपको क्या देगा, fx कर्व आपको क्या देगा, वर्क डन देगा। चलिए, फ्रॉम द फिगर फाइंड द वर्क डन एट द एंड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। 20 सेंटीमीटर के एंड पे, जब 20 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट हो गया हो तब बताओ कितना वर्क डन हुआ है। जब 40 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट हो गया हो तब बताओ वर्क डन कितना है। और जब 80 सेंटीमीटर का हो गया हो तब बताओ वर्क डन कितना है, ठीक है ना। अच्छा, जब एरिया पॉजिटिव में है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, जब एरिया नेगेटिव में है तो वर्क डन क्या होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है। इस क्वेश्चन से हम ये कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे। आओ, फाइंड द वर्क डन एट द एंड ऑफ द 20 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट। चलो, ये है 20 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट। एरिया निकाल लो इसका, एरिया निकाल लो इसका। इसका आंसर निकाल रहे हैं हम, हाफ बेस कितना है 20 इंटू हाइट कितनी है, हाइट कितनी है भैया, हाइट है 10, है ना। कट गया, कितना आया 10, 10 धाम 100। लेकिन ध्यान से रखना, ये न्यूटन मीटर नहीं, न्यूटन इन सेंटीमीटर है। ध्यान से सुनना, ये न्यूटन सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना हो तो 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 जूल आंसर आ जाएगा। कितना वर्क हुआ है, 1 जूल का वर्क हुआ है। बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई। समझे ना क्या किया है भाई। यहाँ जो कर्व आपने, यहाँ पर जो आपने ग्राफ प्लॉट किया वो f वर्सेस x का तो है, बट यहाँ x सेंटीमीटर में है। आई मेरी बात समझ में? तो एरिया अंडर द ग्राफ जो आएगा वो न्यूटन सेंटीमीटर आएगा। हमको न्यूटन मीटर में आंसर चाहिए ना, तो भाई मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 10⁻⁻2 से, तो आंसर 1 जूल आ गया। अब 40 सेंटीमीटर के बाद पूछ रहा है, 40 सेंटीमीटर के बाद पूछ रहा है, तो इस एरिया में आपको ये वाला एरिया जोड़ना पड़ेगा। ये कितना होगा, ये वाला एरिया होगा, ये वाला। समझे नहीं समझे? अरे समझे कि नहीं समझे? कलर चेंज करूं, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया आप कैसे निकालोगे? दिस इज 10, दिस इज 40 - 20 इज 20। ये कितना है भाई, ये कितना है 10, और ये कितना है 40 - 20 इज 20। 20 × 10, 20 × 10। तो ये लो भैया, ये लिखो कितना, ये है 40 - 20 इज 20 इंटू 10। तो 20 × 10, 20 × 10 प्लस हमें क्या करना पड़ेगा, 1 जूल ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आगे उसने बोला है एट द एंड ऑफ 40 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट। तो 0 से 40 सेंटीमीटर में ये वर्क भी ऐड होगा ना, ये आप निकाल रहे हो, उसमें पहले वाला वर्क भी आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे। चलो, तो 20 × 10 कितना हो जाएगा, 200। 200 इंटू 10⁻⁻2 क्यों किया, जूल में चेंज करने के लिए, समझे। प्लस 1 जूल, कितना आ गया भाई, ये आ गया 3 जूल। टोटल वर्क कितना हो गया, 3 जूल का। अब 80 सेंटीमीटर के बाद आप बता पाओगे? नहीं सर, पूरा बताओ आप सर। ठीक है, चलो 80 सेंटीमीटर तक हम पूरा देख लेते हैं। पूरा एरिया निकाल लो भाई, ये पूरा एरिया निकाल लें, ये पूरा एरिया निकाल लें। कैसे निकालेंगे, आओ ये पूरा एरिया निकालते हैं। इसको मैं बोल देता हूँ ग्रीन वाले को एरिया 1, इसको बोल देता हूँ एरिया 1, और इसको बोल देता हूँ एरिया 2, एरिया 2, है ना। तो हम यहाँ पर निकालेंगे टोटल वर्क डन जो हुआ है 80 सेंटीमीटर में, वो एरिया 1 माइनस एरिया 2 करके देखेंगे जो आएगा। देखते हैं आंसर क्या आ रहा है, ठीक है ना। नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, आओ देखते हैं। एरिया 1 निकालें, इसको जोड़ रहे हैं हम, माइनस नहीं कर रहे, जोड़ रहे हैं हम। इसको क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। अब वो एरिया नेगेटिव आ जाएगा तो बात अलग है,
ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव आ जाएगा तो बात अलग है, वो माइनस हो जाएगा। हम तो लेकिन जोड़ रहे हैं, साइन के साथ जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो एरिया 1 इज इक्वल्स टू, समझे कि नहीं समझे? अरे भाई मैं जोड़ रहा हूं 2 प्लस -5, है ना। अगर ये वैल्यू मान लो माइनस आ जाती है तो मैं इसको साइन के साथ जोड़ दूंगा, तो 2 प्लस -5 यानी कि 2 - 5 आ जाएगा। यही कर रहे हैं हम यहाँ पर। एरिया 1 निकालते हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दिस इज द पैरेलल साइड, ये कितना है 60, सम ऑफ पैरेलल साइड्स ये है 60 प्लस ये कितना है भाई 50 में से 20 गए 30, ठीक है। सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस कितनी है 10 की डिस्टेंस, ठीक है। ये कट गया 2 पंचे 10, कितना आ गया 60 और 3 90, 9 पना 45, नहीं समझे? 60 और 30 90, 9 पना 45, 450 हो जाएगा। ये एरिया आ गया भैया न्यूटन सेंटीमीटर, ठीक है ना? नहीं, अरे हाँ 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 ठीक है। अब एरिया 2 निकाल लें ज़रा। एरिया 2 नेगेटिव में आने वाला, ये बात पक्की है क्योंकि नीचे की तरफ है ना। हाफ बेस कितना है 80 - 60 इज 20, हाइट कितनी है इसकी, हाइट है -10, तो मैंने पहले माइनस ले लिया है। एक घटा कितना आया 10, तो आ जाएगा -100 न्यूटन सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो टोटल वर्क निकाल रहे हैं हम जो 80 सेंटीमीटर के बाद वो आएगा 450 -100, तो कितना आ गया 350 न्यूटन सेंटीमीटर, यानी कि आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 10⁻⁻2 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 3.50 न्यूटन मीटर, यानी कि 3.5 जूल। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। पहले आपने जब 20 सेंटीमीटर के डिस्प्लेसमेंट तक देखा, 20 सेंटीमीटर के डिस्प्लेसमेंट को जब आपने एंड किया तो आपने कितना वर्क किया था भाई 1 जूल। फिर 40 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट जब आपने कर लिया तो कितना वर्क हो गया 3 जूल का। फिर जब आपने 80 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट कर लिया तो कितना वर्क हो गया 3.5 जूल का। पॉजिटिव में है मतलब इतना वर्क आपने दिया है। पक्का 100% बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर समझ में आ गई है। अगर वर्क नेगेटिव में होगा, ग्राफ अगर आपका नेगेटिव में होगा तो उस वाले वर्क को आप नेगेटिव वर्क बोल दोगे। ग्राफ अगर पॉजिटिव में होगा तो उसको आप क्या बोल दोगे? पॉजिटिव वर्क बोल दोगे। समझे कि नहीं समझे? दिस इज योर पॉजिटिव वर्क and this is your negative work, this is your negative work। समझे या नहीं समझे? चलिए भाई, तो ये है हमारा पहला लेक्चर जहां पर हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट अपना कंप्लीट किया है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, अच्छे से आ गई होंगी, मेरी कसम आ गई होंगी। मुझे मरवाओगे नहीं, मेरी कसम खाओ। आ गया है ना? कमेंट में बोलो हाँ सर आपकी कसम, हाँ सर आपकी कसम। मरवाना नहीं, मैं अपने घर वालों का इकलौता बच्चा हूँ, है ना? ऐसा मत करना मेरे साथ। आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी वेबसाइट है magnetbrains.com नाम से। आपको गूगल पर जाना है, टाइप करना है magnetbrains.com और यहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। ये वेबसाइट पर आकर आप उतना ही खुश होंगे जितना कि ये प्यारा सा बच्चा बल्ली बल्ली कर रहे हैं ना, जो इतना ही खुश हो जाओगे आप। जो भी कंटेंट हम आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड कराते हैं सारा का सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। यहाँ पर वही कंटेंट हम आपको और ज़्यादा ऑर्गेनाइज फॉर्म में प्रोवाइड करा देते हैं। इतनी सारी चीज़ें, अगर आप मान लीजिए नीट के स्टूडेंट हैं तो आप नीट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नीट पे क्लिक करेंगे तो इतना सारा कंटेंट आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। अब मान लीजिए आपको फिजिक्स का देखने का मन है लेक्चर, तो हमने वॉच नाउ पे क्लिक किया। जैसे ही आप वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो मेरा पढ़ाया हुआ सारा कंटेंट एक के बाद 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 एक क्या हो जाएगा? लाइन अप हो जाएगा। ठीक, जैसे ही आप किसी पर्टिकुलर लेक्चर पे क्लिक करेंगे तो लो भाई मैं आपको ऐसे पढ़ाता हुआ मिल जाऊंगा। मैं ही हूँ कि नहीं? हाँ सर आप ही हो। हमारी आइडियोलॉजी है कि हम कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करते हैं। फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हो। कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है। बदले में हम चाहते हैं थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सपोर्ट, और वो आप हमें कैसे दे सकते हैं? हमारे वीडियोस को लाइक करके, हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT नीट को सब्सक्राइब करके, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को शेयर करके, है ना? चलिए इसी मैसेज के साथ करते हैं लेक्चर को खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।